अपनी सबसे प्यारी लड़की को बचाने के लिए मैंने तब धोखा देने का फैसला किया जब वो मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। सभी ने मुझे निर्दयी और बेवफा कहकर कोसा, लेकिन मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसे छोड़ दिया और एक दवा परीक्षण विषय बनने का चुनाव किया। 3 साल बाद दवा परीक्षण का करियर ख़त्म करने के बाद मैंने सबसे पहले उससे माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि अंतिम संस्कार सेवा केंद्र गया। 3 साल के दवा परीक्षण की वजह से मेरे अंग गंभीर रूप से विफल हो चुके हैं और अब मेरे पास जीने के लिए केवल 1 महीने का समय बचा है। मैं नहीं चाहता कि वह उस धोखे के नाटक के सच को जानने के बाद, जिसका मंचन मैंने जानबूझकर किया था, जीवन भर पछतावे और आत्मग्लानि में जिए। इसलिए मैं इस रहस्य को लेकर हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा रहा हूँ। मिस्टर आर्यन, आपके द्वारा बुक किए गए अंतिम संस्कार पैकेज की कुल लागत 86,000 रुपये है। मैंने अपने हाथ में बैंक कार्ड को देखा और धीमी आवाज में खुद से कहा, मेरे पास केवल 50,000 हैं। मुझे नहीं पता था कि अब मेरे लिए अपनी मौत का एक नया तरीका चुनना भी एक विलासिता होगी। मैंने बैंक कार्ड आगे बढ़ाया। मेरे पास फिलहाल केवल 50,000 हैं। क्या बाकी का भुगतान कुछ दिनों बाद किया जा सकता है? 1 महीने के भीतर पूरा भुगतान करना होगा। 1 महीने में 36,000 कमाना एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन शायद एक तरीका है जिसे आजमाया जा सकता है। मैं शहर के सबसे बड़े ज्वेलरी गाला के दरवाजे पर पहुंचा और क्योंकि मेरे पास निमंत्रण नहीं था, सुरक्षा गार्डों ने मुझे दरवाजे पर रोक लिया। मैं दरवाजे पर पूरे 3 घंटे इंतजार करता रहा। जब अंदर के लोग बाहर निकले, अनन्या विक्रम का हाथ थामे अपनी सुंदर काया के साथ बाहर निकली। विक्रम, अनन्या मैम वास्तव में आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती हैं। उन्होंने 8 करोड़ की कीमत का विला बिना पलक झपकाए खरीद लिया। बिल्कुल, अनन्या ने कहा कि शादी केवल एक बार होती है। सभी चीज़ें मुझे सबसे अच्छी मिलनी चाहिए। ये मुझसे कभी तलाक न लेने का वादा है। अनन्या ने आवाज़ सुनी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर मुझे देखा, उसकी आंखों में कई भावनाएं घूमीं और अंत में वे गहरी नफरत में बदल गईं। मैं अनन्या के पास गया और अपनी कलाई से सीपियों का एक कंगन उतारा। अनन्या, अब मैं इस कंगन के बदले तुमसे 36,000 रुपये चाहता हूँ। ये कंगन तब बनाया गया था जब हम अभी अभी डेटिंग कर रहे थे और समुद्र तट पर गए थे। तुमने सीपियाँ चुनकर इसे अपने हाथों से बनाया था। तुमने कहा था कि मैं इसे दुनिया की सबसे कीमती चीज़ से बदल सकता हूँ। अनन्या ने कंगन छीन लिया। उसकी आंखों में ऐसी नफरत थी जैसे वो मुझे जिंदा खा जाएगी। आर्यन, 3 साल बाद तुम मुझसे मिलने सिर्फ पैसे मांगने आए हो। मैंने अपनी नज़रें झुका लीं। उसकी आंखों से बचते हुए, अगर नहीं दे सकती तो रहने दो। वैसे भी मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। मैं बस मरने से पहले तुम्हें एक बार और देखना चाहता था। तुम्हारे चेहरे को अच्छी तरह याद रखना चाहता था। ये कहकर मैंने सीपियों का कंगन वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अनन्या ने कंगन सीधे ज़मीन पर फेंक दिया। यही वो बेवफा है जिसने अनन्या मैम को छोड़ दिया था। उस समय अनन्या मैम अभी अपना व्यवसाय शुरू कर रही थीं। उन्हें अचानक हृदय गति रुकने की समस्या हुई। जिंदा रहने के लिए उन्हें हृदय प्रत्यारोपण की ज़रूरत थी। ये जानकर उसने सीधे अनन्या मैम को छोड़ दिया और दूसरी औरत के पैसे पर विदेश चला गया। शायद अब उसे बहुत पछतावा हो रहा है, तभी वो इतनी बेशर्मी से वापस आया है। अगर मैं अनन्या मैम की जगह होती तो इसे जिंदा नहीं छोड़ती। वे जो कह रहे थे वो सच था, लेकिन कोई भी उस सच के पीछे छिपे सच को नहीं जानता था। जब अनन्या को हृदय गति रुकने की समस्या हुई थी और उसे तुरंत हृदय प्रत्यारोपण की आवश्यकता थी, मैंने बहुत कड़ी मेहनत की और अंत में अनन्या के लिए एक मेल खाता हुआ दिल ढूंढ निकाला। डोनर एक कोमा में गया हुआ व्यक्ति था। उसके पिता एक दवा अनुसंधान के जुनूनी थे। अपने बेटे का दिल दान करने के लिए उनकी एकमात्र शर्त यह थी कि मैं स्वेच्छा से उनकी नई विकसित की गई दवा का परीक्षण विषय बनूं। मैं जानता था कि अनन्या कभी भी मुझे दवा का परीक्षण करने की अनुमति नहीं देगी, इसलिए मैंने किसी को मेरे साथ मिलकर उसे छोड़ने का एक नाटक करने के लिए राजी किया। 3 साल के दवा परीक्षण के दौरान मेरे शरीर को दवाओं से गंभीर नुकसान पहुंचा और मेरे कई अंग विफल हो गए। डॉक्टरों ने कहा कि मैं 1 महीने से ज्यादा नहीं जी पाऊंगा। अनन्या ने अपना पैर और जोर से दबाया। दर्द के मारे मेरी पूरी बांह कांप रही थी। मैंने अपनी नजरें उठाकर अनन्या को देखा। मेरी आंखों में एक हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। अनन्या, तुम्हारे इस व्यवहार से मुझे लगता है कि तुम अभी भी मेरे बारे में सोचती हो। उसने मुझे एक लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। मेरे सीने में भयंकर दर्द हो रहा था। मेरा चेहरा पीला पड़ गया था। मैंने अपने दांत भींच लिए ताकि कोई आवाज न निकले। मैं जमीन पर बैठ गया और टूटे हुए सीपियों के कंगन को टुकड़े टुकड़े करके उठाया, उसे अपनी जेब में डाला और जाने के लिए तैयार हो गया। सुना है उस साल तुमने 10,000 के लिए वो काम किया था। अब यहाँ 10,000 हैं। तुम वो काम एक बार और करके दिखाओ। भीड़ तुरंत जोर से हंस पड़ी और किसी ने 10,000 और निकालकर मुझ पर फेंक दिए। अगर तुम्हें पैसे कम लग रहे हैं तो 10,000 और ले लो। मेरा चेहरा शर्म से जल रहा था।
अपमान मेरे दिल पर हावी हो गया। मैं जाना चाहता था, लेकिन लोगों ने मुझे मजबूती से घेर रखा था। अनन्या, चलो चलते हैं। ऐसा इंसान इस लायक नहीं है कि तुम उसे एक नज़र भी देखो। अनन्या और विक्रम कार में चढ़ने ही वाले थे कि अचानक वहाँ कुछ लोगों ने मुझे घेर लिया। मैं ज़मीन पर बैठकर खुद को कसकर पकड़े रहा। मेरी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। मुझे लगा जैसे मैं अपने बचपन में वापस आ गया हूँ। लेकिन इस बार मुझे बचाने कोई नहीं आया। मैंने खुद उस इंसान को दूर भगा दिया जिसने हमेशा मेरी रक्षा की। सब दूर हट जाओ! तभी शरीर की गर्माहट लिए एक कोट मेरे ऊपर डाल दिया गया। आर्यन, रिया कहाँ है? जब तुमने मुझे छोड़कर उसके साथ विदेश जाने का फैसला किया था, तो क्या तुम ऐसे ही दिन गुजारने वाले थे? आवाज़ ठंडी थी, लेकिन उसमें थोड़ी सी छिपी हुई परवाह भी थी। उसकी आंखों से मैंने अपने प्रति उसकी परवाह देखी। उसने मेरे साथ समय बिताया, और जब उसका मन भर गया तो उसने मुझे छोड़ दिया। लेकिन मैं भी उसके पैसे के लिए ही उसके साथ था। मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। अनन्या मैम, क्या आप मुझे आजमाना चाहेंगी? अनन्या ने मुझे जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। क्या तुम इतने गिरे हुए हो? इतने पैसे के मोहताज हो? अनन्या ने तुरंत अपने सहायक को 1 लाख रुपए लाने को कहा और उसे मुझ पर फेंक दिया। उसकी ऊंची एड़ी वाले जूते की नोक ने मेरे गाल को चीर दिया। महीने भर के लिए बुक करने पर छूट तो मिलनी चाहिए। आज से तुम मेरे नौकर हो। इस 1 महीने में मैं तुम्हारे साथ धीरे धीरे खेलूंगी। ये बात कहकर वो विक्रम के साथ कार में बैठकर चली गई। मैंने धीरे से जमीन से 1 लाख रुपए उठाए और खुद का मजाक उड़ाते हुए कहा, मेरी किस्मत अच्छी है। केवल एक दिन में मैंने अपनी कब्र के लिए पैसे कमा लिए। मैं पैसे लेकर अंतिम संस्कार केंद्र वापस गया। भुगतान करने के बाद मैंने एक टैक्सी ली और अनन्या द्वारा दिए गए पते पर पहुंचा। जैसे ही मैं झील के किनारे बने विला पर पहुंचा, नौकर ने मुझे नौकरों वाले कपड़े दिए। जल्दी से बदल लो। अनन्या मैम ने कहा है कि आज रात तुम्हें उनके दरवाजे के बाहर पहरा देना है। मैंने कपड़े बदले और दूसरी मंजिल पर बेडरूम के दरवाजे पर गया। पास जाने से पहले ही मुझे अंदर से आवाज़ें सुनाई दीं। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वे आवाज़ें जैसे अदृश्य चाकू बनकर मेरे दिल को बार बार चीर रही थीं। मैं घबराहट में वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन कमरे का दरवाज़ा अचानक खुल गया और उसकी तेज़ नज़रें मुझ पर पड़ीं। दरवाजे के बाहर खड़े होकर दूसरों को सुनने का कैसा अनुभव हो रहा है। मैं जानता था कि अनन्या ये सब बदला लेने के लिए कर रही है, लेकिन मुझे उन पुरानी बातों का कोई सुराग नहीं देना था। अनन्या मैम ने इतने पैसे दिए हैं, मैं खुद आपको सिखाने में बहुत खुश होऊंगा। तुम सच में गिरे हुए हो? क्या पैसे मिलने पर तुम कुछ भी करने को तैयार हो? मेरे चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान आ गई। जाहिर है, पैसे से किसे दिक्कत है? अनन्या ने मुझे जोर से धक्का दिया। तुम्हारे जैसे इंसान से मुझे घिन आती है, लेकिन मुझे लगता है कि जानवरों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनन्या ने ठंडी आवाज में आदेश दिया। इसे पिछवाड़े में ले जाओ और साइबर नामक कुत्ते के साथ खेलने के लिए छोड़ दो। तुरंत 2 नौकर आए और मुझे घसीटते हुए पिछवाड़े में ले गए। पिछवाड़े में पहुंचकर ही मुझे एहसास हुआ, साइबर एक खूंखार तिब्बती मास्टिफ था। उसके बड़े और नुकीले दांतों को देखकर मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। बचपन में अनाथालय में मुझे एक कुत्ते ने काट लिया था। तब से मुझे कुत्तों से बहुत गहरा डर लगता है। नहीं, मुझे अंदर मत डालो। मुझे छोड़ दो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो। आर्यन, क्या तुम पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं थे? अब क्यों डर रहे हो? बची हुई समझदारी से अपने दिमाग को नियंत्रित करते हुए मैंने अपनी कंपन को रोकते हुए कहा, मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तुम्हारे दिए गए पैसे काफ़ी नहीं हैं। मैं 1 लाख और दूंगी। इस इंसान को अंदर बंद कर दो। कर्मचारियों ने जोर लगाकर मुझे पिंजरे में धकेल दिया और बंद कर दिया। तिब्बती मास्टिफ तुरंत खूंखार कदमों से मेरी ओर बढ़ने लगा। मैंने पिंजरे की सलाखों को पकड़ लिया। डर और हताशा ने मेरी सारी समझदारी छीन ली। मेरे अंदर का आत्मविश्वास टूट गया और मैं अब शांत नहीं रह सका। अनन्या, मुझसे गलती हो गई। मुझसे गलती हो गई। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे बाहर निकालो। अनन्या ने मुझे देखा। वह इंसान जिसने उसे चोट पहुंचाई थी, आज उसके सामने घुटनों पर बैठकर रो रहा था और माफ़ी मांग रहा था। लेकिन उसके दिल में बदले की कोई खुशी नहीं थी, बल्कि कुछ और ही था। तभी अचानक मैं जोर से चीखा। कुत्ते ने मेरी पिंडली पर काट लिया। जब विक्रम कपड़े बदलकर वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि अंगरक्षक मुझे पकड़े हुए थे। अनन्या पागलों की तरह उसके पीछे पीछे बाहर की ओर भागी। उसने विक्रम को धक्का देकर गिरा दिया, लेकिन उसे इसका पता ही नहीं चला। विक्रम की नजरें मुझ पर कड़ी थीं और उसकी आंखों में ईर्ष्या और क्रूरता चमक रही थीं। जब मैंने दोबारा आंखें खोलीं, तो मैंने खुद को एक नरम बिस्तर पर पाया। मेरी पिंडली के घाव पर पट्टी बांध दी गई थी। विक्रम मेरे बिस्तर के पास खड़ा था। मुझे होश में आते देख उसने तेज आवाज में सवाल किया, आर्यन, तुम वापस क्यों आए? उस साल तुमने दिल की बीमारी से पीड़ित अनन्या को छोड़ दिया, उसे शादी के कमरे में अकेला छोड़ दिया। क्या तुम्हें पता है कि वो मरते मरते बची थी?
जब मैं वहां पहुंचा तो वो खून उगल रही थी और उसके मुंह से अभी भी तुम्हारा नाम निकल रहा था। वो बच गई क्योंकि उसकी मौत नहीं आई थी। जैसे ही मैंने उसे अस्पताल पहुंचाया, डॉक्टरों ने बताया कि उसके लिए मेल खाता हुआ दिल मिल गया है। लेकिन हृदय प्रत्यारोपण के बाद उसने सबसे पहले तुम्हें ढूंढा। उसने कहा कि वो ठीक हो गई है, ताकि तुम उसे ठुकराओ नहीं। वो मेहनत करके पैसे कमाएगी और तुम्हें सबसे अच्छा जीवन देगी। लेकिन तुमने क्या किया? तुम एक अमीर औरत के साथ विदेश चले गए और मौज करने लगे। क्या तुम्हें पता है कि अनन्या उस समय हवाई अड्डे पर कितनी बेबसी से रोई थी? मेरी आंखों से आंसू बह निकले, मेरी आवाज़ रुंध गई। इन 3 सालों में मेरा दर्द अनन्या से कम नहीं था। मैं उस अंधेरी प्रयोगशाला में फंसा हुआ था, जहां दिन की रोशनी भी नहीं आती थी। हर दिन बस अनगिनत दवाइयाँ और ख़त्म न होने वाले दवा परीक्षण थे। मैंने 3 साल तक अनन्या का साथ दिया, तब जाकर मैं उसके दिल में जगह बना पाया। और अब जब हम आखिरकार शादी करने जा रहे हैं, तो तुम जैसे इंसान पैसे के लिए फिर से अनन्या के पीछे पड़ गए हो। मैं कहना चाहता था कि मैं पैसे के लिए नहीं आया हूँ, मैं मरने वाला हूँ। इसलिए मैं बस अनन्या को आखिरी बार देखना चाहता था। लेकिन अंत में मैं कुछ भी नहीं कह सका। मैं कभी भी तुम जैसे बेवफा को अनन्या के पास नहीं रहने दूंगा। ये कहकर उसने मुझे बिस्तर से खींचकर उठाया और फिर खुद अपना सिर दीवार पर दे मारा। उसके माथे से लाल खून बहने लगा। आवाज़ सुनकर अनन्या कमरे में दौड़ी आई और जल्दी से विक्रम को उठाया और घबराहट में पूछा, विक्रम, तुम ठीक तो हो? अनन्या, इसने मुझे धक्का दिया। मैं वहीं सन्न रह गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि विक्रम खुद को फंसाने के लिए ऐसा करेगा। जैसे ही मैं सफाई देने के लिए मुंह खोलने वाला था, अनन्या ने मुझे एक लात मारी। उसकी नज़रें बेहद ठंडी थीं। अगर विक्रम को कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ये कहकर वह विक्रम को सहारा देते हुए तेजी से अस्पताल की ओर भागी। मुझे लात मारकर गिरा दिया गया था। मेरे पेट में भयंकर दर्द हो रहा था। दर्द के मारे मैं सिकुड़ गया, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द मेरे दिल में था। अनन्या मुझसे नफरत करती थी। वह मुझे मारना भी चाहती थी। आर्यन, क्या यही तुम चाहते थे? फिर तुम इतने दुखी क्यों हो कि तुरंत मर जाना चाहते हो? पता नहीं कितनी देर बाद नौकर लोगों को लेकर कमरे में घुसा और मुझे दबाते हुए अस्पताल ले गया। उनका रवैया ऐसा था जैसे मैं कोई बहुत बड़ा अपराधी हूँ। अस्पताल में विक्रम के सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। वो पीला पड़कर अनन्या की बाहों में झुका हुआ था। अनन्या की आंखों में बहुत दर्द था, लेकिन मुझे देखते ही वो दर्द गहरी नफरत में बदल गया। घुटनों पर बैठो और विक्रम से माफी मांगो। लोगों ने मुझे दबाकर घुटनों पर बैठा दिया। मैं हिल भी नहीं सकता था। इस पल मैंने संघर्ष करना छोड़ दिया। मेरी आंखों में मौत जैसी गहरी उदासी थी। क्या अगर मैं माफी मांग लूं तो तुम मुझे छोड़ दोगी, मुझे जाने दोगी? मैं सच में बहुत थक चुका हूँ। शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत पीड़ित हूँ। अब मैं बस एक शांत जगह ढूंढना चाहता हूँ, जहाँ बैठकर शांति से अपनी मौत का इंतजार कर सकूं। अजाने शब्द सुनते ही उसका दिल अनजाने में सिहर उठा। उसने बिस्तर के पास रखा गिलास उठाया और मेरे चेहरे पर पानी फेंक दिया। तुम्हें मुझसे सौदेबाजी करने का कोई हक नहीं है, आर्यन। तुम पर मेरा जो कर्ज है वो इस जन्म में नहीं चुकता होगा। अनन्या मैम, आपका ये रवैया सच में दिखाता है कि आप हार मानना नहीं जानती। लड़का लड़की का प्यार और ब्रेकअप बहुत सामान्य बात है, तो ये मेरा आप पर कर्ज कैसे हो गया? आप में बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। इसे दबाकर रखो और विक्रम के सामने सिर झुकाकर माफी मांगने के लिए मजबूर करो। तुरंत किसी ने मेरा सिर पकड़कर सख्त फर्श पर जोर से पटका। 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब तक कि मेरा माथा सूज नहीं गया और उससे खून नहीं रिसने लगा। तब भी उन्होंने नहीं रोका। अनन्या, अब मैं ठीक हूँ, उसे छोड़ दो। अनन्या ने विक्रम के कंधे को गले लगाया। विक्रम, ये इंसान बहुत बुरा है। इसने तुम पर हाथ उठाने की हिम्मत की। तुम्हें इस पर दया नहीं करनी चाहिए। मैं इस पर दया नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को माफ कर दो। अनन्या, 3 साल हो गए, अब तुम्हें इसे भूल जाना चाहिए। विक्रम, तुम ज्यादा मत सोचो। मैं इससे बहुत पहले प्यार करना छोड़ चुकी हूँ। अब मैं बस इस निर्दयी इंसान से बदला लेना चाहती हूँ। क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल। मैं तुमसे वादा करती हूँ, हमारी शादी से पहले मैं इसे हमारी दुनिया से पूरी तरह से मिटा दूंगी। तब जाकर विक्रम ने मुश्किल से सिर हिलाया। अनन्या ने मुड़कर खून से लथपथ मेरी ओर देखा और आदेश दिया, किसी डॉक्टर को बुलाकर इसके घावों पर पट्टी बांध दो। जिसे बेतरतीब ढंग से खींचकर लाया गया। डॉ राजीव ने जमीन पर पड़े मुझे देखकर हैरानी से कहा, मिस्टर आर्यन, ये आप कैसे? क्या आप इन्हें जानते हैं? मेरा दिल धड़क उठा। डॉ राजीव उस हृदय प्रत्यारोपण के सच को जानते थे। उस साल उन्होंने मुझे समझाया था कि
राजीव एक दवा के जुनूनी हैं। उन्होंने अपने ही बेटे को दवा के प्रयोग से कोमा में पहुंचा दिया था। उस समय उनकी प्रयोगशाला में दवा का परीक्षण विषय बनना अपनी जान देकर किसी की जान बचाने के बराबर था। मैंने अड़ंग रहा कि भले ही मुझे अपनी जान देनी पड़े, मुझे अनन्या को बचाना है। अगर अनन्या ने और सवाल किए तो उन पुरानी बातों का राज खुल जाएगा। मैंने जल्दी से बोलना शुरू किया। उस समय रिया मैम और मैं आधी रात को गलती से अस्पताल पहुंचे थे और राजीव ने ही हमारी इमरजेंसी ड्यूटी संभाली थी। अनन्या का चेहरा डरावने तरीके से काला पड़ गया। इस वार्ड में मौजूद हर इंसान को अच्छी तरह से कीटाणु रहित करो, ये आदेश देकर वो विक्रम को लेकर बाहर चली गई। मैंने अपनी उंगलियों से राजीव के कोट का किनारा पकड़ा और विनती की, डॉक्टर राजीव, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अनन्या को उस पुराने सच के बारे में मत बताइएगा। डॉक्टर राजीव ने मेरी बुरी हालत को देखा और पूछा, तुमने उसे बचाने के लिए प्रयोगशाला में 3 साल तक यातनाएं सही। अब तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है और फिर भी वो तुम्हें गलत समझती है। क्या ये सच में इसके लायक है? मेरे होठों पर एक पीली सी मुस्कान आ गई। मेरी आंखों में वही दृढ़ता थी जो उस साल थी। ये इसके लायक है। जल्द ही सुरक्षा सूट पहने नर्सों का एक समूह कीटाणुनाशक दवाएं पीठ पर लादे अंदर आया और उन्होंने मेरे पूरे शरीर और कमरे में भरपूर मात्रा में स्प्रे किया। बहुत सारे धुएं ने मेरी आंखों से आंसू निकाल दिए। डॉ राजीव ने गहरी सांस ली और मुझे एक टिश्यू पेपर दिया। उसके बाद राजीव ने मेरे घायल माथे को साफ किया और पट्टी बांधी। अगले कुछ दिनों तक अनन्या ने मेरे साथ कोई अजीब काम नहीं किया। वो सच में मुझे सिर्फ एक नौकर की तरह ही प्रताड़ित करती रही। वो मुझे पानी का बेसिन पकड़ाकर अपने पैर धोने के लिए मजबूर करती, फिर एक लात मारकर बेसिन पलट देती और मुझे घुटनों के बल बैठकर पानी पोंछने को कहती। मैंने जिस खाने को बहुत मेहनत से बनाया था, उसे अनन्या ने मेरे सामने ही कुत्तों को खिला दिया। अनन्या विक्रम को लेकर महंगी चीजों की दुकान पर गई और करोड़ों रुपए खर्च करके पूरी दुकान की घड़ियां खरीद लीं और हर एक घड़ी को मुझे पैदल चलकर विला तक पहुंचाने को कहा, जब तक कि मैं दिन रात दौड़ते दौड़ते थक कर सड़क पर बेहोश नहीं हो गया। जब मैं दोबारा अस्पताल में होश में आया तो राजीव ने मुझे बताया, इन कुछ दिनों में अपने शरीर का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से तुम्हारा शरीर अब साथ नहीं दे पा रहा है। तुम्हारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते की ज़िंदगी बची है। ये सुनकर मुझे अजीब तरीके से राहत महसूस हुई। आखिरकार मुझे इस आधे मुर्दा शरीर को घसीटते हुए अनन्या की दबी हुई यादों में नहीं जीना पड़ेगा। बस मरने से पहले मुझे एक काम और करना था। तभी अनन्या का फ़ोन आ गया। फ़ोन पर अनन्या ने आदेश देते हुए कहा, आर्यन, तुम बस खून की कमी से बेहोश हुए थे। तुम अस्पताल में कब तक आराम करते रहोगे? जल्दी से रोमांटिक ब्राइडल शॉप आओ और विक्रम के कपड़े बदलने में मदद करो। मैं बिस्तर से उतरकर ब्राइडल शॉप की ओर भागा, क्योंकि मेरा चेहरा बहुत पीला और डरावना लग रहा था। मैंने विशेष रूप से नर्स से हल्का मेकअप करवाया ताकि उसे छिपा सकूं। जब मैं ब्राइडल शॉप पहुंचा तो अनन्या और विक्रम पहले ही वेडिंग ड्रेस और सूट पहनकर ट्रायल रूम से बाहर आ चुके थे। पूरी वेडिंग ड्रेस हल्के बैंगनी रंग की थी, जो अनन्या के सुंदर फिगर को पूरी तरह से निखार रही थी। ये वेडिंग ड्रेस सच में बहुत सुंदर है। सुना है इसे अनन्या मैम ने खुद डिज़ाइन किया है। सूट पर लगे लेवेंडर के फूल प्रोवांस से बिल्कुल वैसे ही मंगाए गए हैं। विक्रम सच में बहुत खुशनसीब है। अनन्या मैम इतनी अमीर हैं, इतनी सुंदर हैं और उनसे इतना प्यार भी करती हैं। ऐसी औरत से शादी करना मतलब पिछले 8 जन्मों की तपस्या का फल है। मैं वहीं सन्न खड़ा रह गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये वेडिंग ड्रेस बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मैंने कभी अनन्या के लिए डिज़ाइन की थी। अनन्या ने सच में इसे बनवा लिया था, लेकिन अब जब उसने ये ड्रेस पहनी है तो वो जिससे शादी करना चाहती है वो मैं नहीं हूँ। अनन्या ने प्यार से विक्रम के बाल ठीक किए। जैसे ही वो मुड़ी और उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, उसकी आंखों की गर्माहट गायब हो गई। तुम्हारा चेहरा इतना लाल है, फिर भी खून की कमी की बात करते हो। जाहिर है ये तुम्हारा और डॉक्टर का मिला हुआ एक बहाना है। आपने पकड़ लिया। मैं तो बस इस बहाने कुछ दिन और आराम करना चाहता था। आर्यन, मैंने तुम्हें 1 महीने के लिए 1 लाख रुपए में नौकर रखा है, तुम्हें आराम करने के लिए नहीं। जल्दी से जाकर विक्रम के जूते साफ करो। मैं वहां गया, रैक पर रखे महंगे चमड़े के जूते उठाए और विक्रम के पैरों के पास रख दिए। विक्रम ने पैर उठाकर जूता पहना और मेरे हाथ के पिछले हिस्से पर जोर से अपना पैर रख दिया। आह, आह, मेरा हाथ। विक्रम ने आराम से अपना पैर उठाया और लापरवाही से कहा, माफ करना, मेरा ध्यान नहीं था कि मेरे पैरों के नीचे क्या है। अनन्या ने मेरे सूजे हुए हाथ की ओर एक नजर डाली। ये तो बस एक नौकर है, पैर रख दिया तो रख दिया, तुम्हें माफी मांगने की क्या जरूरत है? अनन्या वहां आई, विक्रम के सामने आधी झुककर बैठ गई और खुद उसके जूते पहनाने लगी। विक्रम ने मुस्कुराते हुए अनन्या को देखा। उसकी आंखों में साफ तौर पर प्यार दिख रहा था।
दुकान का कर्मचारी भी समझदारी से वहां आया और विक्रम के कपड़े ठीक करने लगा। मेरे दिल में बहुत दर्द हुआ। मैं लोगों के बीच किनारे हो गया और उदास चेहरे के साथ कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन कुछ ही कदम चला था कि पीछे से किसी ने मेरी बाह पकड़ ली। अनन्या ने मुझे खींचकर बगल वाले रेस्ट रूम में ले गई और मेरे सामने खड़ी हो गई। आर्यन, अगर उस दिन तुमने वो नहीं किया होता तो आज ये सब तुम्हारा होता। तुम्हें अब बहुत पछतावा हो रहा होगा, है ना? क्या मुझे पछतावा हो रहा है? अगर मैंने उस दिन दवा का परीक्षण करने का वादा नहीं किया होता तो मैं वो 3 अंधेरे साल नहीं बिताता और न ही मौत के इतने करीब पहुंचता। लेकिन जब मैं अपने सामने जिंदा अनन्या को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये सब इसके लायक था। मैंने अपनी नज़रें उठाकर अनन्या की आंखों में देखा और दृढ़ता से कहा, नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं है। क्यों? तुमने उस दिन पैसे के लिए मुझे छोड़ दिया था। अब मेरे पास पैसा और ताकत है, फिर तुम्हें पछतावा क्यों नहीं है? मैंने अनन्या को दूर धकेला और अपनी ठंडी आवाज़ से अपने अंदर के अनंत प्यार को दबा दिया। कोई कारण नहीं है। मैंने जो भी किया है मुझे उस पर कभी पछतावा नहीं होता। यह कहकर मैंने अपनी जेब से एक बैंक कार्ड निकाला और अनन्या के सामने कर दिया। इसमें 64,000 रुपये बचे हैं, ये तुम वापस ले लो। अब से मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। अनन्या, हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया है। एक पल के लिए अनन्या को लगा जैसे वो 3 साल पीछे चली गई हो, जब मैं रिया को गले लगाए उसके सामने खड़ा था और इतनी ही बेरुखी से कह रहा था, अनन्या, अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता। आज से हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया है। अनन्या को चुप देखकर मैंने सीधे कार्ड उसके हाथ में थमा दिया और मुड़कर जाने लगा। मुझे डर था कि अगर मैं और रुका तो मेरे दिल के जज्बात मुझ पर हावी हो जाएंगे। जैसे ही मेरे हाथ ने दरवाजे के हैंडल को छुआ, अनन्या पीछे से दौड़ी आई और सीधे मेरी कमर को गले लगा लिया, मुझे दीवार से सटा दिया। आर्यन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी वही 3 साल वाली बेवकूफ़ अनन्या हूँ? तुम जब चाहो चले जाओ, जब चाहो मुझे छोड़ दो। तुम चाहते हो? उसकी बात खत्म होने से पहले ही अनन्या ने मुझे बेतहाशा चूमना शुरू कर दिया। मैंने बहुत संघर्ष किया, लेकिन अनन्या ने मुझे और कसकर पकड़ लिया। कमरे का दरवाज़ा अचानक खुला। विक्रम दरवाजे पर खड़ा था। उसने अपनी आंखें फैला लीं और यकीन न कर पाने वाली नज़रों से कमरे में मौजूद दोनों को देखा। खोई हुई समझदारी वापस आई। अनन्या ने मुझे छोड़ दिया और पछतावे भरी नज़रों से विक्रम को देखा। विक्रम। विक्रम लगातार कई कदम पीछे हटा और मुड़कर बाहर की ओर भाग गया। विक्रम, मेरे शरीर की आधी ताकत जैसे खत्म हो गई थी। अनन्या के सहारे के बिना मैं दीवार के सहारे फर्श पर फिसलकर गिर पड़ा। मैंने अपना हाथ उठाकर अपने चेहरे को ढक लिया। आंसू फिर भी मेरी उंगलियों के बीच से बह निकले। मैं महसूस कर सकता था कि अनन्या अभी भी मुझसे प्यार करती है, लेकिन मैं उसका जवाब नहीं दे सकता था क्योंकि मैं मरने वाला था। भगवान मेरे और अनन्या के साथ इतना क्रूर खेल क्यों खेल रहा है? विक्रम ब्राइडल शॉप से बाहर भागा, सड़क पार करने लगा। एक तेज रफ्तार कार उसकी ओर आ रही थी। अनन्या ने फुर्ती से उसे खींच लिया। विक्रम ने अनन्या का हाथ झटक दिया और फिर से ट्रैफिक की ओर भागने लगा। तुमने मुझे क्यों बचाया? मुझे मरने क्यों नहीं दिया, ताकि तुम आराम से आर्यन के साथ रह सको? अनन्या ने विक्रम को कसकर गले लगा लिया और उसे एक तरफ ले गई। विक्रम, मेरी बात सुनो। मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा। विक्रम, सच में मैं तुमसे शादी करने वाली थी, लेकिन जिस पल से आर्यन मेरे सामने आया, मेरा दिल मेरे काबू में नहीं रहा। मैं उससे नफरत करती हूँ, लेकिन मैं उससे ज़्यादा प्यार भी करती हूँ। अगर मैं अब तुमसे शादी करती हूँ तो ये तुम्हारे साथ भी नाइंसाफ़ी होगी। विक्रम की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अनन्या को देखा। अनन्या, मुझे किसी इंसाफ की ज़रूरत नहीं, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। आर्यन तुम्हारे प्यार के लायक बिल्कुल नहीं है। जब तुम सबसे ज़्यादा बेबस थीं और उसे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब वो तुम्हें छोड़कर चला गया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूँ। अनन्या, तुम मुझे थोड़ा और क्यों नहीं देखती? मैं पूरे 5 साल से तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन मैं आर्यन से 18 साल से प्यार करती हूँ। जब मैं 7 साल की थी और अनाथालय में उससे मेरी पहली मुलाकात हुई थी, जब उसने आधी रात को चुपचाप रोते हुए मुझे एक टॉफ़ी दी थी, तभी से मेरे दिल में उसकी जगह बन गई थी। भले ही उसने मुझे छोड़ दिया था, मैं उसे कभी नहीं भूली। माफ़ करना, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। अनन्या, होश में आओ। आर्यन तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, वो बस तुम्हारे पैसे के पीछे है। अनन्या की आंखों में प्यार के लिए एक अजीब सा जुनून था। भले ही वो मेरे पैसे के लिए हों, मुझे मंजूर है। मुझे बस इस बात की खुशी है कि अब मेरे पास पैसा है और आखिरकार मैं आर्यन को वो सब दे सकती हूँ जो वो चाहता है। अनन्या सदमे में गए विक्रम को लेकर ब्राइडल शॉप वापस आई और जैसे ही वो मुझसे अपने दिल की बात कहने वाली थी, मैंने पहले ही बोलना शुरू कर दिया। अनन्या मैम, पहले मेरा और रिया का झगड़ा हो गया था, इसलिए मैं आपके पास आया था। अभी रिया का फ़ोन आया था और उसने सुलह कर ली है।
उसने मेरे लिए अमेरिका वापसी की टिकट भी बुक कर दी है। मैंने वापस जाने का फैसला कर लिया है। मैं आपकी और विक्रम की शादी में शामिल नहीं हो पाऊंगा। यहीं से आपको बधाई देता हूँ। जल्दी बच्चे हों और आप हमेशा खुश रहें। आर्यन, हमेशा से मैं तुम्हारे दिल में क्या थी। अनन्या मैम, क्या आपको इतना साफ साफ सुनना है? जाहिर है, आप मेरा विकल्प थीं। जब मेरा और रिया का ब्रेकअप हुआ था, तभी मैंने आप जैसे बड़े सहारे की ओर रुख किया था। अब जब रिया वापस आ गई है, तो जाहिर है मैं उसी को चुनूंगा जिसे मैं पसंद करता हूँ। सच कहूँ तो अनन्या मैम, आप बुरी नहीं हैं, लेकिन मुझे रिया जैसी लड़कियां ही ज्यादा पसंद हैं। अनन्या ने हाथ उठाया और मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आर्यन, तुम सच में बहुत गिरे हुए इंसान हो। मैंने हाथ उठाकर अपना गाल ढक लिया और रुंधे गले से कहा, हाँ, मैं गिरे हुए इंसान ही हूँ। ये बात अनन्या मैम को 3 साल पहले ही पता चल जानी चाहिए थी। ये कहकर मैं जाने के लिए मुड़ा। अनन्या ने हाथ बढ़ाकर मेरा रास्ता रोक लिया। आर्यन, मेरा हार मुझे वापस करो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहती। मैं रुक गया। अपनी गर्दन से वो सीपियों का हार उतारा जिसे उसने कुचला था और फिर ठीक करवाया था, और अनन्या की ओर बढ़ा दिया। अनन्या ने हार लिया और एक बार फिर बेरहमी से सीपियों को कुचलकर चकनाचूर कर दिया। अब इसे ठीक करने का कोई मौका नहीं था। मैंने अपने दिल के टूटने की आवाज़ सुनी और शांत आवाज़ में पूछा, अब क्या मैं जा सकता हूँ? मेरे पास भी तुम्हें देने के लिए एक चीज़ है। इसे लेने के बाद, आज के बाद, तुम जिंदा रहो या मर जाओ, मुझसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। मैं इसी बात का इंतज़ार कर रहा था। मैं चाहता था कि मेरे मरने के बाद भी अनन्या हमेशा स्वस्थ, खुश, सुरक्षित और सुखी रहे। अनन्या ने झुककर विक्रम से धीमी आवाज़ में कहा, विक्रम, तुम यहीं मेरा थोड़ा इंतज़ार करो। मैं जल्दी वापस आऊँगी। वापस आने के बाद मेरे दिल में सिर्फ तुम होगे और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूँगी। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अनन्या ने कार चलाई और मुझे शहर की सबसे बड़ी कैंडी शॉप पर ले गई। दुकान की सारी कैंडियाँ बाहर निकालो। दुकान की लड़की ने पहली बार ऐसी मांग सुनी थी। वो थोड़ी अनिश्चितता से बोली, मैम, क्या आपको यकीन है कि आपको सब कुछ चाहिए? अनन्या ने एक ब्लैक कार्ड निकाला और दुकानदार के सामने फेंक दिया। हाँ, बिल्कुल सब कुछ। गोदाम से बोरी भरकर सारी कैंडियां इन दोनों के सामने लाओ। अनन्या ने एक बड़ी बोरी उठाई और मेरे सामने खाली कर दी। आर्यन, जब मैं 7 साल की थी, तुमने मुझे एक टॉफी दी थी और मेरा दिल चुरा लिया था। अब मैं तुम्हें हजारों लाखों टॉफियां देकर अपना दिल वापस खरीदना चाहती हूँ। मेरे नाखून मेरी हथेलियों में चुभ गए और खून के निशान बन गए। मैंने कठोर आवाज में कहा, ठीक है अनन्या, आज के बाद हम एक दूसरे के कुछ नहीं लगते। बिल्कुल, हिसाब बराबर। उसने मेरी ओर दोबारा नहीं देखा और बिना पीछे मुड़े चली गईं। जब तक अनन्या की पीठ भीड़ में पूरी तरह से ओझल नहीं हो गई, तब तक मैंने अपनी नजरें नहीं हटाईं। मैंने जमीन पर पड़ी कैंडियां खोलीं और एक के बाद एक अपने मुंह में ठूंसने लगा। जब तक कि मुझे उल्टी नहीं होने लगी, तब तक मैं नहीं रुका। मैं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। इन सालों का सारा दर्द, तकलीफ और अनन्या के लिए दबा हुआ प्यार मैंने अपनी आवाज़ के जरिए बाहर निकाल दिया। अंत में मैंने दुकानदार से इन सारी कैंडियों को पैक करने और शहर के अनाथालय के बच्चों को देने के लिए कहा। मैंने अपनी अंत्येष्टि के लिए प्रोवांस की जगह बुक की थी और फूलों वाली दफनाने की प्रक्रिया चुनी थी। मरने के बाद मेरी राख प्रोवांस के लेवेंडर फूलों के खेत में बिखेर दी जाएगी। जहाज में चढ़ने से ठीक पहले बड़ी स्क्रीन पर एक कार दुर्घटना की खबर चल रही थी। मैंने तुरंत पहचान लिया कि वो बुरी तरह से कुचली गई कार अनन्या की थी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया और मैं अस्पताल की ओर भागा। रास्ते भर मैं लगातार अनन्या को फ़ोन करता रहा, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। मैंने दिल से भगवान से प्रार्थना की कि अनन्या सुरक्षित रहे। मैं इसके लिए अपनी हर चीज़ कुर्बान करने को तैयार था। मरीज को बचा लिया गया है और उसकी जान का खतरा टल गया है, लेकिन उसकी आंखों पर गंभीर चोट आई है। कॉर्निया बुरी तरह फट गया है। होश में आने के बाद वो अंधी हो जाएगी। विक्रम पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उसने डॉक्टर के हाथ पकड़ लिए और विनती की, डॉक्टर, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इन्हें ठीक कर दें। इनकी आंखें इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये अंधी नहीं हो सकती। इन्हें ठीक करने का एकमात्र तरीका कॉर्निया प्रत्यारोपण है, लेकिन इस समय अस्पताल में कोई कॉर्निया डोनर नहीं है। मैं डॉक्टर राजीव के पास दौड़ा और बेचैनी से कहा, मैं अपना कॉर्निया दान करने को तैयार हूँ। कृपया तुरंत सर्जरी करें। डॉक्टर राजीव ने त्योरी चढ़ाई, मिस्टर आर्यन, जिंदा इंसान से कॉर्निया दान नहीं किया जा सकता। आप ये जानते हैं। मेरे पास जीने के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। भले ही आपकी मौत करीब हो, लेकिन अस्पताल में जिंदा इंसान से कॉर्निया निकालने की कोई मिसाल नहीं है। कानूनन और नैतिक रूप से ये मना है। मैंने बगल की ट्रे से एक तेज सर्जिकल चाकू उठाया और अपनी गर्दन पर रख लिया। अगर दान करने के लिए मेरा मरना जरूरी है,
तो मैं अभी आपके सामने मर जाऊंगा। अंत में बातचीत के बाद और मुझसे एक दायित्व मुक्ति समझौते पर हस्ताक्षर करवाने के बाद अस्पताल सर्जरी के लिए मान गया। मैंने राहत की सांस ली और मुड़कर विक्रम से कहा, कृपया अनन्या को मत बताना कि कॉर्निया मैंने दान किया है। ये सब क्या है? तुम मरने वाले कैसे हो? उसे अचानक टीवी पर देखे गए उन मसालेदार ड्रामों की याद आई। उसकी आवाज़ में कंपन था। उस साल, क्या तुमने सच में पैसे के लिए अनन्या को धोखा दिया था? मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। विक्रम, अब से अनन्या का अच्छे से ख्याल रखना। ये कहकर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और ऑपरेशन थिएटर में चला गया। ऑपरेशन थिएटर में मैं और अनन्या पास पास के दो बिस्तरों पर लेटे थे। मैंने हाथ बढ़ाकर अनन्या का हाथ पकड़ा। हमारी उंगलियां आपस में जुड़ गईं और मैंने वो नाम पुकारा जो मैंने हमेशा अपने दिल में छिपा रखा था। अनन्या, मुझे बहुत खुशी है कि मरने से पहले मैं तुम्हारे लिए एक आखिरी काम कर पाया। अनन्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरी आंखों के कोनों से आंसू बह निकले। एनेस्थीसिया धीरे धीरे मेरे शरीर में डाला गया। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और मेरी उंगलियां अंत में बेजान होकर नीचे गिर गईं। अनन्या को लगा जैसे वो एक बहुत लंबा सपना देख रही है। उस सपने में अनाथालय में हमारी पहली मुलाकात थी। हमारा पहली बार हाथ पकड़ना, पहली बार चूमना, उसके बाद मेरा धोखा और फिर कैंडी शॉप में हमारा एक दूसरे का हाथ न पकड़ना। धुंधलेपन के बीच उसने किसी को कहते हुए सुना कि कॉर्निया प्रत्यारोपण सर्जरी सफल रही। डोनर आर्यन की मृत्यु हो गई है। मेरे शरीर पर सफ़ेद चादर डाल दी गई और मुझे ऑपरेशन थिएटर से बाहर ले जाया गया। विक्रम घबराहट में दौड़ा और पूछा, इसे क्या हुआ? सर्जरी के दौरान मिस्टर आर्यन को हृदय गति रुकने के कारण शॉक लगा और उनकी मृत्यु हो गई। विक्रम का दिमाग सुन्न हो गया। वो अपनी आंखों के सामने के सच पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसे अभी अभी पता चला था कि मेरे धोखे के पीछे कोई और राज हो सकता है और अब मैं उसकी आंखों के सामने मर चुका था। तभी अंतिम संस्कार केंद्र का कर्मचारी मेरे द्वारा जीते जी साइन किया हुआ वकालतनामा लेकर डॉक्टर के पास आया। मिस्टर आर्यन ने 10 दिन पहले ही अपनी अंत्येष्टि बुक कर ली थी। कृपया मिस्टर आर्यन का शव हमें सौंप दें। जानकारी की पुष्टि होने के बाद डॉक्टर ने मेरा शव अंतिम संस्कार केंद्र के कर्मचारी को सौंप दिया। विक्रम जल्दी से आगे बढ़ा और रोका। आप लोग कह रहे हैं कि आर्यन ने 10 दिन पहले ही आपके यहाँ अपनी अंत्येष्टि बुक कर ली थी? उसे लगा कि आज उसने बहुत ज़्यादा जानकारी सुन ली है और वो उसे एक साथ पचा नहीं पा रहा है। 10 दिन पहले वो दिन था जब आर्यन और अनन्या की मुलाकात हुई थी। उसी समय उसे पता चल गया था कि वो मरने वाला है। हाँ, अब हम समझौते को पूरा करेंगे। मिस्टर आर्यन के शव का अंतिम संस्कार करेंगे और उनकी अंत्येष्टि का आयोजन करेंगे। यह कहकर वे मेरे शव को लेकर चले गए। विक्रम का मन हुआ कि वह उन्हें रोके, लेकिन तभी अनन्या को ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाला गया। उसके पास और कुछ सोचने का समय नहीं था। वह सीधे अनन्या के साथ आईसीयू चला गया। 2 घंटे बाद अनन्या एनेस्थीसिया से बाहर आई। अपने बिस्तर के पास बैठे विक्रम को देखा और अपने दिल की निराशा को छिपा नहीं सकी। उसके सपने में सिर्फ मैं था, लेकिन होश में आने पर उसने मुझे नहीं देखा। उसने सोचा कि मैं, वो बेरहम इंसान, शायद अमेरिका की फ़्लाइट में बैठ चुका हूँ और रिया के साथ वापस मिल गया हूँ। अनन्या, तुम्हें होश आ गया। विक्रम, मैंने तुम्हें परेशान किया। अनन्या, तुम्हारी नज़र बिल्कुल सही है। कॉर्निया प्रत्यारोपण के बाद कोई भी अस्वीकृति का लक्षण नहीं है। क्या तुम कह रहे हो कि मेरा कॉर्निया प्रत्यारोपण हुआ है? इससे पहले ऑपरेशन थिएटर में उसने धुंधले तरीके से किसी को कुछ कहते हुए सुना था। तब उसे लगा था कि वो सपना देख रही है। क्या वो सपना नहीं था? हाँ, कार दुर्घटना की वजह से आंखों पर गंभीर चोट लगी थी। कॉर्निया बुरी तरह फट गया था। अगर कॉर्निया प्रत्यारोपण नहीं होता तो तुम अंधी हो जाती। कौन था? मुझे कॉर्निया किसने दान किया? गोपनीयता के नियमों के कारण हम डोनर के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते। ये कहकर राउंड पर आया डॉक्टर मुड़कर चला गया। अनन्या ने तुरंत कंबल हटाया और बिस्तर से उतरने लगी। अनन्या, तुम क्या कर रही हो? अगर वे नहीं बताएंगे तो मैं खुद जाकर पता लगाऊंगी। इस समय उसका दिल बहुत घबरा रहा था। उसे डर था कि सपने में सुनी गई बात सच है। विक्रम ने अनन्या को शांत कराया और कहा, मुझे पता है कौन था। वो एक इंसान था जिसकी हृदय गति रुकने से मौत हो गई थी। अस्पताल नियमों के कारण डोनर की जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन जब सर्जरी हो रही थी तो मैंने देखा था। मैंने अपने सहायक को उसके परिवार को मुआवजा देने के लिए कुछ पैसे भी दिए हैं। अनन्या का धड़कता हुआ दिल शांत हुआ। वो वापस बिस्तर पर लेट गई और थोड़े व्यंग्य से बोली, विक्रम, क्या तुम्हें पता है, मैंने अभी ऑपरेशन थिएटर में एक बहुत लंबा सपना देखा। उस सपने में सिर्फ आर्यन था। मैंने ये भी सपना देखा कि उसी ने मुझे कॉर्निया दान किया। ये कितना हास्यास्पद है ना? अगर ये पहले होता तो विक्रम आर्यन को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, लेकिन अब वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि सच में आर्यन ने ही अनन्या को कॉर्निया दान किया था और इसके लिए उसने अपनी जान दे दी थी।
विक्रम ने अनन्या का हाथ कसकर पकड़ा। अनन्या, आर्यन को भूल जाओ। पुरानी यादों को एक खूबसूरत लेकिन दर्दनाक सपने की तरह मान लो। अनन्या ने काफी देर तक आंखें बंद रखीं और फिर धीरे से सिर हिलाया। उसे सच में आगे बढ़ना चाहिए था। आर्यन, आज के बाद मैं तुम्हें अपनी यादों से पूरी तरह मिटा दूंगी। एक हफ्ते बाद अनन्या अस्पताल से छुट्टी मिलने पर बाहर आ गई। उसने अपनी और विक्रम की शादी की तैयारियां शुरू कर दीं। शादी की खबरें इंटरनेट पर हर जगह फैल गईं। जैसे जैसे शादी का दिन करीब आ रहा था, अनन्या का दिल और ज्यादा भारी होता जा रहा था। उसके दिमाग में बार बार शादी छोड़कर अमेरिका मुझे ढूंढने जाने का ख्याल आता था। लेकिन जैसे ही यह ख्याल आता, वो उसे जबरदस्ती दबा देती। वह खुद को समझाती कि विक्रम ने उसकी जान बचाई है और विक्रम ने ही उसके जीवन के सबसे अंधेरे और बुरे वक्त में उसका साथ दिया है। वो विक्रम के साथ धोखा नहीं कर सकती। धीरे धीरे उसने खुद को सुन्न करना सीख लिया। केवल इसी तरह वो दर्द महसूस नहीं करेगी। अनन्या नशे में धुत होकर विक्रम का हाथ पकड़े लगातार उससे जवाब मांग रही थी। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, तुम मेरे साथ इतने क्रूर क्यों हो? मैं तुम्हें उस दिन मुझे छोड़ने के लिए माफ कर सकती हूँ। मैं अमेरिका में तुम्हारे और रिया के बारे में भी नहीं सोचूंगी। आर्यन, मेरे पास वापस आ जाओ। आर्यन, अब मेरे पास पैसा है, ताकत है, मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे कर सकती हूँ। फिर भी तुम रिया को क्यों चुन रहे हो? मुझे क्यों नहीं? क्यों? क्यों? इस समय विक्रम का दिल भी बहुत दुखी था। वो हमेशा से जानता था कि अनन्या मुझसे गहरा प्यार करती है। भले ही वो दिन में कितना भी दिखावा क्यों न करे, वो जानता था कि उसके दिल ने एक पल के लिए भी मुझे नहीं भुलाया है। अनन्या को घर छोड़ने के बाद विक्रम विला से बाहर निकला। उसने काले आसमान की ओर देखा। लोग कहते हैं कि मरने के बाद इंसान आसमान का तारा बन जाता है। आर्यन, क्या अब तुम भी एक तारा बन गए हो? आर्यन, तुम आखिर कैसे इंसान हो? पहले उसे लगता था कि मैं पैसे का लालची, दिखावे वाला और क्रूर हूँ। लेकिन पिछले कॉर्निया दान करने की घटना के बाद विक्रम को धुंधला सा एहसास हुआ कि हमेशा से उन्होंने मुझे गलत समझा है और इसके पीछे कोई अनकहा सच छिपा हो सकता है। लेकिन अब उसे लगता था कि इसे और खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं मर चुका था। मरा हुआ इंसान वापस नहीं आता। सच उनके लिए सिर्फ एक परेशानी बन सकता था। शादी की तारीख को एक सीमा मानकर विक्रम ने अपने मन में एक फैसला किया। अगर अनन्या सच में उसका हाथ थामकर शादी के मंडप तक पहुंचती है, तो वो हर हद तक उससे प्यार करेगा, उसकी देखभाल करेगा और अपनी बाकी जिंदगी उसे खुश रखने में लगा देगा। अगर आखिर में उनकी शादी नहीं हुई, तो इसका मतलब सिर्फ इतना होगा कि उनकी किस्मत में एक दूसरे का साथ नहीं है। तब वो पीछे हट जाएगा और अनन्या को मेरे कॉर्निया दान करने के बारे में बता देगा। शादी से 3 दिन पहले अनन्या और विक्रम के परिवार वाले इकट्ठे हुए और शादी के दिन की तैयारियों में लग गए। अनन्या के माता पिता बचपन में ही मर गए थे और उसे अनाथालय भेज दिया गया था। उसके अपने बहुत कम रिश्तेदार थे। विक्रम का परिवार बहुत बड़ा था। विदेश से कई रिश्तेदार शादी में शामिल होने आए थे। विक्रम का चचेरा भाई राहुल विशेष रूप से अमेरिका से आया था और वो अपनी प्रेमिका को भी साथ लाया था। भैया, भाभी, ये मेरी प्रेमिका है, रिया। वहां का माहौल एकदम शांत हो गया। अनन्या की नजरें रिया पर टिक गईं। तुम इसकी प्रेमिका हो, तो आर्यन कहाँ है? रिया को लगा जैसे किसी ठंडे और जहरीले सांप ने उसे घूर लिया हो। उसने अनन्या को पहचान लिया और सोचा कि दुनिया सच में कितनी छोटी है। उस साल आर्यन के कहने पर उसने आर्यन के साथ मिलकर एक नाटक किया था और अब वो अनन्या की रिश्तेदार बन गई थी। पुरानी बातें याद कर उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और वो हंसते हुए बोली, आर्यन, वो तो कितनी पुरानी बात है। मेरा और उसका ब्रेकअप हो चुका है। राहुल ही मेरा सच्चा प्यार है। अनन्या ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। तुमने अभी अभी आर्यन को अमेरिका भेजा है और अगले ही पल कह रही हो कि वही तुम्हारा सच्चा प्यार है। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी, तुम 2 नावों की सवारी करने वाली धोखेबाज औरत। रिया इस अचानक पड़े थप्पड़ से सन्न रह गई, लेकिन वो भी कम नहीं थी। होश में आते ही उसने मुक्का मारकर पलटवार किया। बकवास करना बंद करो और मुझ पर झूठे इल्जाम मत लगाओ। मैं राहुल से सच्चा प्यार करती हूँ। मैंने कभी 2 नावों की सवारी नहीं की। विक्रम और राहुल जल्दी से उन्हें अलग करने आए। तुम बार बार कह रही हो कि तुम इससे सच्चा प्यार करती हो, तो तुमने आर्यन को क्या समझा? अगर तुम उससे प्यार नहीं करती थीं, तो उस साल तुम उसे मेरे से दूर क्यों ले गईं? उसे विदेश क्यों ले गईं? राहुल को अनन्या की बातें सही लगीं। उसने भी रिया की ओर देखा। क्या तुमने सच में मेरे साथ धोखा किया है? राहुल, मेरे प्यार पर तुम्हें शक है? तो ये जो कह रही है वो क्या है? अब रिया के पास कुछ छिपाने का वक्त नहीं था। उसने सीधे उस साल का सच बता दिया। उस साल जो हुआ, वो बस आर्यन का मेरे साथ किया गया एक नाटक था। क्या? उस साल आर्यन ने कहा था कि वह तुमसे कुछ समय के लिए दूर जाना चाहता है और उसे डर था कि तुम उसका पीछा नहीं छोड़ोगे।
इसलिए उसने मुझे तुमसे दूर होने के लिए एक नाटक करने को कहा। मेरे और उसके बीच उस साल कुछ भी नहीं हुआ, और जहाँ तक उसके साथ मेरे विदेश जाने की बात है, वह भी तुमसे बचने का उसका बहाना था। मैं और राहुल 3 साल से अमेरिका में हैं, और मैंने कभी उसके आसपास किसी और लड़की को नहीं देखा। रिया की बातें सुनने के बाद अनन्या ने यकीन न होने के भाव से दोबारा पूछा, तुम कह रही हो कि उस साल आर्यन का तुम्हारे साथ धोखा देने की बात झूठ थी, और उसके तुम्हारे साथ अमेरिका जाने की बात भी झूठ थी? हाँ, बिल्कुल। रिया के हाँ कहते ही अनन्या तुरंत मुड़कर बाहर की ओर चल पड़ी। अगर पुरानी बातें झूठी थीं, तो पिछली बार आर्यन ने रिया के साथ सुलह करने और अमेरिका वापस जाने की जो बात कही थी, वो भी पक्का झूठ थी। इन 3 सालों में वो आखिर कहाँ था? उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? अनन्या के दिमाग में अब बहुत सारे सवाल थे, जिनके जवाब सिर्फ मुझे ढूंढने से ही मिल सकते थे। विक्रम उसके पीछे दौड़ा। मैं उसे सिर्फ पुराने सच के बारे में पूछने जा रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि उसने मुझसे झूठ क्यों बोला। सच जानने के बाद क्या होगा? क्या तुम फिर भी मुझसे शादी करोगी? अनन्या के होंठ हिले, लेकिन वो कोई पक्का जवाब नहीं दे सकी। विक्रम, मैं अभी कुछ भी सोचने की हालत में नहीं हूँ। मैं बस जल्द से जल्द आर्यन को ढूंढना चाहती हूँ। विक्रम के होंठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। मुझे लगता है मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया है। विक्रम, माफ करना। बाद में मैं खुद तुम्हारे घर आकर तुम्हारे माता पिता से माफी मांगूंगी। ये कहकर उसने फोन निकाला और अपने सहायक को फोन करके मेरा पता लगाने को कहा। विक्रम, ढूंढने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आर्यन कहाँ है। अनन्या के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसे यह सोचने का भी समय नहीं मिला कि विक्रम को मेरा पता कैसे पता है। वह बेसब्री से बोली, कहाँ? आर्यन कहाँ है? विक्रम ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मर चुका है। आर्यन मर चुका है। अनन्या का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। विक्रम, माफ करना। धोखा मैंने तुम्हारे साथ किया है। तुम आर्यन को बद्दुआ क्यों दे रहे हो? विक्रम ने सिर हिलाया और क्रूर सच बोल दिया, मैंने उसे बद्दुआ नहीं दी है। अनन्या का शरीर लड़खड़ाया। वो गिरते गिरते बची। ये नहीं हो सकता। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। आर्यन नहीं मर सकता। लेकिन उस दिन ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर ने जो कहा था, वह बार बार उसके दिमाग में गूंज रहा था। कॉर्निया प्रत्यारोपण सर्जरी सफल रही। डोनर आर्यन की मृत्यु हो गई है। उसने दर्द से अपना सिर पीट लिया। तो उस दिन की बात सच थी। वो कोई भ्रम नहीं था। अगले ही पल उसके मुंह से खून की उल्टी हो गई और वो बड़बड़ाते हुए एक ही बात दोहरा रही थी, आर्यन की मौत मेरी वजह से हुई। विक्रम ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया और अनन्या को अस्पताल पहुंचाया। इलाज के बाद अनन्या की जान तो बच गई, लेकिन वो बिस्तर पर ऐसे पड़ी थी जैसे उसकी आत्मा ही निकल गई हो। उसमें कोई जान नहीं बची थी। विक्रम की आंखें लाल थीं। वह अनन्या के पास बैठा था। उसका हाथ पकड़कर बोला, अनन्या, हिम्मत मत हारो। आर्यन की मौत तुम्हारी वजह से नहीं हुई। वो वैसे भी मरने ही वाला था। अनन्या में थोड़ी सी जान आई। उसने नजरें उठाकर विक्रम को देखा। क्या मतलब वो वैसे भी मरने वाला था? उस दिन आर्यन अस्पताल दौड़ा आया था और कह रहा था कि वो तुम्हें अपना कॉर्निया दान करना चाहता है। पहले तो राजीव ने जिंदा इंसान से दान न करने के नियम से मना कर दिया। तब उसने एक सर्जिकल चाकू निकालकर अपनी गर्दन पर रख लिया और कहा कि वो वैसे भी मरने वाला है। अगर दान के लिए मरना जरूरी है तो वो अभी मर जाएगा। उसके बाद अस्पताल ने उससे एक समझौते पर हस्ताक्षर करवाए। तब जाकर सर्जरी के लिए माना, और सर्जरी के दौरान ही हृदय गति रुकने से उसकी मौत हो गई। उसके मरते ही अंतिम संस्कार केंद्र के लोग उसका शव लेने आ गए। उन्होंने कहा कि उसने 10 दिन पहले, यानी जिस दिन तुम दोनों की मुलाकात हुई थी, उसी दिन अपनी अंत्येष्टि बुक कर ली थी। इसलिए अनन्या, आर्यन की मौत तुम्हारी वजह से नहीं हुई। डॉक्टर राजीव को यहाँ बुलाओ। जल्द ही डॉक्टर राजीव को अनन्या के सामने लाया गया। अनन्या मैम, आपने मुझे क्यों बुलाया? अनन्या ने अपनी आंखें सिकोड़ी और तेज नजरों से उसे देखा। मुझे आर्यन के बारे में हर एक बात जाननी है। डॉक्टर राजीव ने अनजान बनने का नाटक किया। मैं मिस्टर आर्यन के बारे में कुछ नहीं जानता। अनन्या मैम, क्या आपने किसी गलत इंसान को बुला लिया है? डॉक्टर राजीव, आप समझदार हैं। मैं आप पर जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहती। सामने बीमार लेकिन फिर भी रौबदार औरत को देखकर उसे मेरी आंसुओं भरी विनती याद आ गई। अनन्या मैम, कभी कभी इंसान को अतीत से ज्यादा चिपकना नहीं चाहिए। थोड़ा अनजान बनकर रहना बेहतर है। अगर मैं जिद करूं तो? ठीक है। मिस्टर आर्यन आपसे इतना प्यार करते थे। उनका प्यार आपको पता होना चाहिए, न कि उनके साथ मिट्टी में दफन हो जाए। अनन्या मैम, 3 साल पहले जब आपको दिल का दौरा पड़ा था, तो जिस लड़के ने आपको अपना दिल दान किया था, वो कोमा में था। क्या आप जानती हैं कि उसके पिता कौन हैं? मुझे याद है कि उसके पिता एक दवा अनुसंधान प्रयोगशाला के निदेशक हैं, क्योंकि मैंने उनके बेटे का दिल इस्तेमाल किया था। तभी मैं इस दुनिया में जिंदा हूँ। अपने व्यवसाय में सफल होने के बाद
मैं हर साल उस प्रयोगशाला को प्रयोगों के लिए भारी रकम दान करती हूँ। डॉक्टर राजीव ने भारी आवाज में कहा। डॉक्टर राजीव एक दवा के जुनूनी हैं। उनकी पत्नी की मौत एलएस मोटर न्यूरॉन बीमारी से हुई थी, इसलिए उनका जीवन का एकमात्र लक्ष्य इस बीमारी का इलाज ढूंढना था। जब उन्होंने प्रयोगशाला शुरू की तो पैसों और लोगों की कमी की वजह से उन्होंने अपने ही सगे बेटे पर दवाओं के प्रयोग किए और उसे कोमा में पहुंचा दिया। इंसानी शरीर पर दवा के प्रयोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरत जिंदा इंसानों की होती है। 3 साल पहले जब आपको उसके बेटे के दिल की सख्त जरूरत थी तो उन्होंने इसी बात का फायदा उठाया और मिस्टर आर्यन के सामने एक शर्त रखी। अनन्या की आंखें फैल गईं। उसके दिल में एक बुरा एहसास हुआ। उसकी आवाज अपने आप कांपने लगी। क्या शर्त? उन्होंने शर्त रखी कि मिस्टर आर्यन स्वेच्छा से उनके यहाँ दवाओं के परीक्षण विषय बने। 3 साल तक जिंदा शरीर पर प्रयोग सहने के बाद उन अनजानी दवाओं ने मिस्टर आर्यन की सेहत को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। दवाओं के जहर की वजह से उनके कई अंग काम करना बंद कर चुके थे और जब वो अब और प्रयोगों के लायक नहीं रहे, तब जाकर राजीव ने उन्हें प्रयोगशाला से बाहर निकाला। ये पूरी कहानी सुनकर बगल में खड़ा विक्रम भी सन्न रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सच इतना भयानक है। मेरा अनन्या के प्रति प्यार इतना गहरा था कि मैंने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। अनन्या को लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसका दिल मुट्ठी में भींच लिया हो। वो दर्द से सांस भी नहीं ले पा रही थी। आर्यन, मेरे आर्यन ने मेरे लिए इतना कुछ किया, इतना दर्द सहा, और मैंने क्या किया? मैं उससे नाराज रही। उसे झुकाने के लिए मैंने लगातार उसका अपमान किया, उसे प्रताड़ित किया। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं पीछे जाकर अपने पुराने स्वरूप को मार डालूं, लेकिन उससे पहले मुझे आर्यन का बदला लेना है। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं। वो जैसे नर्क का यमराज बन गई थी। खून के आंसू रोते हुए बोली, डॉक्टर राजीव, मैं तुम्हें खून का कर्ज खून से चुकाने पर मजबूर करूंगी। डॉक्टर राजीव को अनन्या टेक का निमंत्रण मिला तो वो तुरंत कॉन्ट्रैक्ट लेकर पहुंचे। अनन्या टेक इस बार दवा अनुसंधान के लिए 100 अरब रुपए की स्पॉन्सरशिप देने वाली थी। डॉ राजीव खुशी से झूम उठे। इतने बड़े फंड के साथ उन्हें यकीन था कि वो एलएस का इलाज ढूंढ निकालेंगे और तब वो इतिहास के सबसे महान वैज्ञानिक माने जाएंगे। लेकिन इस बार की मीटिंग अनन्या टेक के ऑफिस में नहीं, बल्कि अनन्या के घर में थी और सिर्फ उन्हें ही बुलाया गया था। इस समय राजीव इतने खुश थे कि उन्होंने इस संदेह पर ध्यान ही नहीं दिया। डॉक्टर राजीव, संकोच मत कीजिए, इसे अपना ही घर समझिए। अनन्या मैम सच में बहुत उदार हैं। हमारी प्रयोगशाला को इतना बड़ा दान देने के लिए धन्यवाद। मैं आपको सलाम करता हूँ। डॉक्टर राजीव ने शराब एक ही घूंट में पी ली। उदारता की बात करें तो उस साल अगर आपने अपने बेटे का दिल मुझे दान नहीं किया होता। अरे नहीं, डॉक्टरों का दिल दयालु होता है। मैं भी चिकित्सा जगत का हिस्सा हूँ। जाहिर है मैं किसी को मरते हुए नहीं देख सकता था। अनन्या ने जोर से अपने हाथ का ग्लास जमीन पर पटक दिया। कैसी दयालुता? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ राजीव, क्या जिंदा और स्वस्थ इंसानों पर दवाओं के प्रयोग करना आपकी दयालुता है? अनन्या के इस अचानक हमले से राजीव चौंक गए। अब उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वो खड़े होकर बोले, अनन्या मैम, मुझे नहीं पता आप क्या कह रही हैं। मुझे लगता है आज कॉन्ट्रैक्ट पर बात नहीं हो सकती। मैं चलता हूँ। ये कहकर वो मुड़े और दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि दरवाजा बाहर से लॉक था। साथ ही उनके हाथ पैरों की ताकत जैसे खत्म हो गई। वो खड़े भी नहीं रह पा रहे थे। अनन्या आराम से उठी और धीरे धीरे राजीव की ओर बढ़ी। अनन्या मैम, आराम से बात कीजिए। क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? गलतफहमी? डॉक्टर राजीव, क्या आपको याद है कि उस साल आपने अपने बेटे का दिल मुझे दान करने की शर्त मानी थी? आर्यन को आपकी प्रयोगशाला में पूरे 3 साल तक यातनाएं दी गईं और अब आप मुझे गलतफहमी बता रहे हैं? मेरी आंखों में देखकर बताइए। डॉ राजीव को वो दिन याद आ गया जब प्रयोगशाला में पैसों की कमी थी और परीक्षण के लिए इंसानों की कमी की वजह से कोई क्लिनिकल डेटा नहीं था, जिससे प्रयोग रुका हुआ था। तभी ये लड़का उनके पास आया, उनके घुटनों पर गिर पड़ा और विनती की कि वो अपने कोमा में गए बेटे का दिल उसकी प्रेमिका को दान कर दें। उसने कहा कि वो जीवन भर उनका गुलाम बनकर उनका एहसान चुकाएगा। तब राजीव ने उसे प्रयोगशाला में परीक्षण विषय बनने की शर्त रखी और जब हाल ही में लगातार प्रयोगों की वजह से उसके शरीर के अंग पूरी तरह विफल हो गए और वो और प्रयोग सहने के लायक नहीं रहा, तब जाकर उन्होंने उसे प्रयोगशाला से बाहर जाने की इजाज़त दी। अनन्या मैम, उसने स्वेच्छा से परीक्षण विषय बनने का फैसला किया था। मैंने उसे मजबूर नहीं किया था। वो स्वेच्छा से तैयार था, लेकिन मैं तैयार नहीं थी। मैं खुद मर जाती, लेकिन उसे इस तरह अपनी जान देकर मुझे नहीं बचाना चाहिए था। अनन्या मैम, मुझे बख्श दीजिए, मेरी जान बख्श दीजिए। मैंने तुम्हारी जान बख्श दी, लेकिन क्या तुमने आर्यन को बख्शा? राजीव, मुझे सच में नहीं पता था कि वो आपके लिए इतना अहम है।
वरना मुझे 10 जन्मों का साहस भी मिलता तो भी मैं उस पर प्रयोग करने की हिम्मत नहीं करता। अब आप इतनी सफल हैं, मेरी तुच्छ जान के लिए अपना बाकी का जीवन बर्बाद मत कीजिए। आज तुम कुछ भी कह लो, तुम अपनी मौत से नहीं बच सकते। तभी दरवाजा बाहर से खुला। विक्रम ने अंदर का नजारा देखा और सीधे अनन्या को रोक लिया। अनन्या, गुस्से में कोई कदम मत उठाओ। डॉ राजीव ने गैरकानूनी तरीके से इंसानों पर प्रयोग किए हैं। कानून उन्हें सजा देगा। तुम ऐसा कोई पागलपन वाला काम मत करो। विक्रम, तुम बताओ पागलपन किसे कहते हैं? आर्यन ने मुझे बचाने के लिए खुद पर प्रयोग करवाए, लेकिन मुझे बताने की हिम्मत नहीं जुटा सका। उसने एक झूठी कहानी गढ़ी ताकि मैं उसे गलत समझूं, उससे नफरत करूं। बताओ, क्या यह पागलपन नहीं है? मौत सामने खड़ी थी, फिर भी उसने मुझे अपना कॉर्निया दान किया और ऑपरेशन थिएटर में दम तोड़ दिया। बताओ, क्या यह पागलपन नहीं है? वो मुझसे इतना प्यार करता था, उसने अपना सब कुछ दे दिया और मुझे उसकी मौत की खबर तक नहीं थी। मैं किसी और से शादी करने की तैयारी कर रही थी। बताओ, क्या यह पागलपन नहीं है? उसने मेरे लिए इतनी बार पागलपन किया, अगर मैं उसके लिए एक बार पागलपन करूं तो क्या हुआ? अनन्या, मिस्टर आर्यन ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया सिर्फ इसलिए कि तुम अच्छे से जिंदा रहो। तुम उनकी उम्मीदों को मत तोड़ो। जब तक वे जिंदा था, तभी तक मेरे जीने की चाहत थी। विक्रम, क्या तुम चाहते हो कि मरने के बाद मैं नर्क में जाऊं और आर्यन से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊं? क्या सच में अगला जन्म होता है? इस जन्म में तो उसके लिए सिर्फ पछतावा बचा था। आर्यन मर चुका था। वो अब कभी उसके साथ नहीं रह सकती थी। वो अगले जन्म में उसके साथ रहना चाहती थी। हाँ, पक्का होता है। और मिस्टर आर्यन जैसे अच्छे इंसान मरने के बाद पक्का स्वर्ग जाएंगे। अनन्या ने जमीन पर बेहोश पड़े राजीव की ओर देखा, अंगरक्षकों को बुलाया। इसे अस्पताल ले जाओ, बस इसे जिंदा रखना है। इसके बाद अनन्या अपने लोगों को लेकर राजीव की प्रयोगशाला को तहस नहस करने पहुंची। सीसीटीवी फुटेज के जरिए उसने सच में देखा कि मैंने इन 3 सालों में यहाँ कैसी जिंदगी गुजारी थी। पहले दिन जब मैं अंदर आया था, मैं अभी भी वही हंसमुख लड़का था जो उसकी यादों में था। लेकिन यहाँ के शोधकर्ताओं ने मुझे इंसान नहीं, सिर्फ एक नमूना समझा। उन्होंने बार बार मेरा खून निकाला, हर दिन दवाइयाँ खिलाकर डेटा इकट्ठा किया। किसी को भी मेरे दर्द की परवाह नहीं थी। दवाओं के जहर की वजह से मेरा चेहरा दिन ब दिन पीला पड़ता गया। मेरी ऊर्जा खत्म होती गई। फुटेज के अंत में मेरा शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि दवाओं का असर सह नहीं पा रहा था। मैं दर्द से तड़पता हुआ इधर उधर लौट रहा था, लेकिन मेरे मुंह से लगातार उसी का नाम निकल रहा था। अनन्या, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अनन्या, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अनन्या का दिल भर आया। वह स्क्रीन पर मौजूद मेरे कमजोर से शरीर को छूना चाहती थी। काश वो मेरी त्योरी को सुला पाती, मेरे दर्द को खुद सह पाती। पछतावे और दर्द के आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। वह खुद से बहुत नफरत कर रही थी कि जब मैं उससे मिलने गया था तो उसने मेरी इस हालत को क्यों नहीं पहचाना। उस समय वो सिर्फ गुस्से में थी, मुझसे नफरत करती थी, मेरा अपमान करती थी। वो चाहती थी कि मैं उसके सामने झुक जाऊं, मेरे मुंह से पछतावे की बातें सुनना चाहती थी, मुझ में बचे हुए प्यार को ढूंढना चाहती थी। लेकिन हर बार उसे निराशा मिली। वो मुझसे नफरत करती थी कि मैं इतना निर्दयी कैसे हो सकता हूँ, कैसे हमारे सालों के प्यार को ठुकरा सकता हूँ। लेकिन अब अनन्या जानती थी कि मैं प्यार नहीं करता था, बल्कि बहुत ज्यादा प्यार करता था। इसलिए मैंने उन क्रूर बातों का इस्तेमाल किया ताकि अपने अंदर के प्यार को छिपा सकूं। अनन्या ने प्रयोगशाला में मेरा कमरा ढूंढ निकाला। एक बहुत छोटा सा कमरा जिसमें सिर्फ एक बिस्तर था, कोई खिड़की भी नहीं थी। दम घोटने वाला माहौल। और मैंने यहाँ 3 साल बिताए थे। वो उस छोटे से बिस्तर पर सिकुड़ कर लेट गई, जैसे कि उसे अभी भी मेरी गर्माहट महसूस हो रही हो। मेरा वो बेइंतहा लेकिन अनकहा प्यार महसूस हो रहा हो। आर्यन, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। उसे धुंधले तरीके से वो दिन याद आ गया जब मैंने उसे प्रपोज किया था। तब हम दोनों की उम्र 18 साल हो गई थी। नियमों के अनुसार हम अब अनाथालय में नहीं रह सकते थे। वहाँ दर्जनों साल बिताने के बाद हमारा सामान बहुत कम था। मैं अपना सामान लेकर बार बार मुड़कर अनाथालय को देख रहा था और फिर बोला, अनन्या, मैं पैदा होने के दिन से इस अनाथालय में हूँ। यही मेरा घर है। अब मुझे लग रहा है कि मुझे दोबारा छोड़ दिया गया है। मेरा दिल बहुत दुखी है। अनन्या कुछ पल रुकी, फिर हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ पकड़ा और बोली, मैं भी तो हूँ, मैं भी तुम्हारा परिवार हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैंने अनन्या का हाथ झटक दिया और थोड़े ईर्ष्या भरे स्वर में कहा, लोग कहते हैं कि लड़कियां प्यार मिलते ही दोस्तों को भूल जाती हैं। अगर कल को तुम्हें कोई बॉयफ्रेंड मिल गया तो तुम मुझे भूल जाओगी। पिछली बार मैंने उस कॉलेज के सबसे हैंडसम लड़के को तुम्हें प्रपोज करते देखा था। मैंने तो मना कर दिया था। मैंने मुंह फेर लिया और उसकी बात नहीं सुनी। भले ही तुमने उसे मना कर दिया, लेकिन आगे चलकर कोई और आ जाएगा। कभी न कभी तुम हाँ कर दोगी। उस समय मेरी उम्र 18 साल थी। प्यार की शुरुआत का समय था।
मेरे दिल में भी अनन्या के लिए गहरा प्यार था, लेकिन हमेशा से अनन्या ने मेरे साथ एक बड़ी बहन जैसा व्यवहार किया था। मुझे नहीं पता था कि अनन्या मेरे लिए क्या महसूस करती है। मुझे पूछने की हिम्मत नहीं थी और मुझे डर था कि कहीं वो सच में किसी और की ना हो जाए। मेरी बात का मतलब समझकर अनन्या मुस्कुराई और बोली, मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे ये पक्का हो जाएगा कि भले ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड बन जाए, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैंने हाथ उठाकर अनन्या के हाथ पर मारा। अनन्या, तुम सच में बॉयफ्रेंड बनाने के बारे में सोच रही थी। ये बहुत बुरी बात है। मैं अब तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। ये कहकर मैं गुस्से में जाने लगा। अनन्या ने तुरंत मुझे खींच लिया। पहले मेरी बात तो सुन लो। मुझे नहीं सुनना। तुम बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती। अनन्या ने सीधे मुझे गले लगा लिया। आर्यन, तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। हमारे रिश्ते को एक नया नाम दे दो, ताकि भविष्य में हमारा नाम एक ही परिवार के रजिस्टर में आ सके। ठीक है? मैं सन्न रह गया और अंत में सिर हिला दिया। बाद में जब हमने एक दूसरे को अपने दिल की बात बताई, तो पता चला कि हम दोनों पहले ही एक दूसरे को अपना मान चुके थे। अनन्या ने मजाक में कहा कि वो पहले मुझे डराना नहीं चाहती थी और कॉलेज जाने के बाद प्रपोज करने वाली थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि मैं उससे ज़्यादा बेसब्र हूँ। अगर वो उस दिन प्रपोज नहीं करती, तो शायद मैं रो ही पड़ता। ये सुनकर मैं शर्म से लाल हो गया और हल्के से अपने मुट्ठियों से उसे 2 बार मारा। हमारा पहला चुम्बन कॉलेज कैंपस की स्वान झील के पास हुआ था। उस दिन क्रिसमस था। अनन्या अपनी पार्ट टाइम जॉब से वापस आ रही थी। रात के 12 बजने वाले थे। मैं गेट पर उसका इंतजार कर रहा था। मुझे देखकर अनन्या को गुस्सा भी आया और प्यार भी। उसने तुरंत अपनी गर्दन का स्कार्फ उतारा और मेरे गले में डाल दिया। मैंने कहा था ना कि मेरा इंतजार मत करो। तुम्हें इस हालत में देखकर मेरा दिल दुखता है। मैंने अपने होंठ दबाए और पलकें झपकाते हुए उसकी ओर देखा। लेकिन मुझे भी तुम्हारी चिंता होती है। उस समय मैं तुम्हारे साथ पार्ट टाइम जॉब करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि तुम अकेले इतनी मेहनत करो, लेकिन तुमने कहा था, आर्यन, मैं जो भी मेहनत कर रही हूँ वो तुम्हारे लिए है। अगर तुम भी मेहनत करोगे तो मुझे लगेगा कि मैं कुछ काम की नहीं हूँ। मुझे बस यही चाहिए कि तुम खुश और स्वस्थ रहकर मेरे पास रहो। पता नहीं कितनी देर बीत गई। अनन्या का फ़ोन बजा और वो अपनी यादों से बाहर आई। फ़ोन पर सहायक की उत्साहित आवाज़ आई, अनन्या मैम, हमें पता चल गया कि आर्यन की राख कहाँ दफनाई गई है। मेरी मौत की खबर मिलते ही अनन्या ने तुरंत अपने लोगों को अंतिम संस्कार केंद्र भेजा, ताकि मेरी राख का पता चल सके। लेकिन वहाँ के लोगों ने कहा कि मरने वाले ने गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, इसलिए वे किसी को भी मेरी जानकारी नहीं दे सकते। अनन्या ने थोड़े पैसे और रसूख का इस्तेमाल किया। तब जाकर पता चला कि मैंने प्रोवांस में लेवेंडर फूलों के बीच दफन होने की इच्छा जताई थी, लेकिन सटीक जगह नहीं पता थी। इसलिए उसने अपने सहायक को प्रोवांस भेजा, ताकि मेरी राख की सटीक जगह मिल सके, और वो खुद यहाँ रुककर मेरा बदला ले रही थी। अब जब मेरी राख मिल गई थी, तो वो आखिरकार हमेशा के लिए मेरे साथ रह सकती थी। आर्यन, थोड़ा धीरे चलना, मेरा इंतजार करना। अनन्या मैम, वो राख नहीं है। मिस्टर आर्यन मरे नहीं हैं। वो एक्स एन प्रोवांस शहर में हैं। आधे घंटे बाद एक प्राइवेट जेट शहर से उड़ा, जिसका गंतव्य प्रोवांस का एक्स शहर था। आर्यन भैया, आप बाहर आए और मुझे नहीं बुलाया। अगर आप गिर जाते तो? मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। मेरी आंखें खालीपन लिए सामने देख रही थीं। नींद खुली तो सोचा बाहर आकर फूलों की खुशबू सूंघ लूं। इन कुछ दिनों में मुझे यहाँ की समझ हो गई है। मैं आसानी से नहीं गिरूंगा। ऑपरेशन थिएटर में हृदय गति रुकने की वजह से डॉक्टरों ने मुझे मृत घोषित कर दिया था। लेकिन जब अंतिम संस्कार केंद्र के लोग मेरा शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए गए, तो मेरे दिल ने फिर से धीरे धीरे धड़कना शुरू कर दिया। मौत के मुंह से बाहर आकर मुझे कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि मैं जानता था कि मौत ही मेरी अंतिम मंजिल है। मुझे नहीं पता कि भगवान ने मुझे ये कुछ दिन और क्यों दिए। मैंने सीधे कर्मचारियों से मुझे प्रोवांस ले चलने को कहा, ताकि मैं यहाँ शांति से अपनी मौत का इंतजार कर सकूं। मेरी बात खत्म होने से पहले ही मेरे पैरों की ताकत जवाब दे गई और मैं जमीन पर गिर पड़ा। नेहा ने तुरंत मुझे उठाया और बगल की कुर्सी पर बैठा दिया। आर्यन भैया, आप कमज़ोर हैं, बैठे रहिए। मैंने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और टटोलते हुए नेहा के हाथ में दे दिया। नेहा, इन कुछ दिनों में मेरी देखभाल करने के लिए शुक्रिया। मुझे लगता है कि मेरी मौत अब बस 1-2 दिन दूर है। इस कार्ड में कुछ 1000 रुपए हैं। इसे अपनी मेहनत की कमाई समझ लेना। नेहा ने तुरंत हाथ हिलाया, और जब उसे याद आया कि मैं देख नहीं सकता, तो उसने कार्ड वापस मेरे हाथ में दे दिया। नहीं आर्यन भैया, आपकी देखभाल करना मेरा काम है, और वैसे भी मुझे आपके साथ अच्छा लगता है। आपकी सेवा करना मेरी अपनी मर्जी है। मैंने फिर से कार्ड नेहा के हाथ में रख दिया। मैं एक अनाथ हूँ और जल्द ही मरने वाला हूँ। अब मेरे इन पैसों का कोई इस्तेमाल नहीं है। अगर तुम नहीं लेना चाहती, तो क्या तुम मेरे मरने के बाद शहर वापस जाकर इन पैसों को अनाथालय में दान कर दोगी? नेहा ने मजबूरी में पैसे ले लिए और गंभीरता से कहा, आर्यन भैया,
आप बेफ़िक्र रहिए, मैं आपकी ये नेकी अनाथालय के बच्चों तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। शुक्रिया, नेहा। आर्यन भैया, क्या आप मानते हैं कि मरने के बाद इंसान सच में स्वर्ग जाता है? ऐसा क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही। मैंने हाल ही में एक बहुत इमोशनल ड्रामा देखा था, जिसमें हीरो मर जाता है और हीरोइन से वादा करता है कि वो स्वर्ग में उसका इंतज़ार करेगा। बचपन में अनाथालय की माँ हमेशा कहती थीं कि जिसने जीवन में कोई पाप नहीं किया, जिसकी आत्मा साफ है, वह मरने के बाद स्वर्ग जाता है। तो आर्यन भैया जैसे अच्छे इंसान पक्का स्वर्ग जाएंगे। सुना है स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, बस हमेशा की खुशियाँ हैं। लेकिन क्या अनन्या के बिना वाली दुनिया सच में खुशहाल होगी? मुझे नहीं पता। मैं बचपन से अनाथालय में पला बड़ा हूँ। वहाँ के बच्चों के बाल एक जैसे कटे होते थे, कपड़े एक जैसे होते थे, खेलने का समय और खाना तय होता था। जिंदगी में एक अजीब सी बेजान सी शांति थी। लेकिन जब मैं 7 साल का था, तब अनन्या अनाथालय आई। वो बाकी सबसे अलग थी और उसने तुरंत मेरा ध्यान खींच लिया। रात को मैंने देखा कि अनन्या अपने कंबल के अंदर छिपकर रो रही थी। मैंने उसका कंबल हटाया और पूछा कि वो क्यों रो रही है। अनाथालय में पले बच्चे जल्दी समझदार हो जाते हैं और बहुत छोटी उम्र से रोना बंद कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि रोना बेकार है, इससे कोई समस्या हल नहीं होती। मुझे मम्मी पापा की याद आ रही है, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा ने तो तुम्हें छोड़ दिया है। मेरे अवचेतन मन में सिर्फ वही बच्चे अनाथालय आते हैं जिन्हें उनके माता पिता ने छोड़ दिया हो। मेरी इस बात ने अनन्या को और जोर से रुला दिया। अंत में हार मानकर मैंने अपनी संभाल कर रखी हुई मिल्क कैंडी निकाली, उसे खोला और उसके मुंह में डाल दिया। तब जाकर उसका रोना बंद हुआ और यही हमारे अच्छे दोस्त बनने की पहली सीढ़ी थी। बाद में मुझे पता चला कि अनन्या के माता पिता की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी, इसलिए वो अनाथालय आई थी। वो हम जैसे बच्चों से अलग थीं, जिन्हें पैदा होते ही छोड़ दिया गया था। लेकिन मेरे मन में कहीं न कहीं लगता था कि हम एक जैसे ही हैं, क्योंकि हम दोनों के पास माता-पिता नहीं थे। अनन्या मुझे अनाथालय के बाहर की दुनिया की कई ऐसी बातें बताती थीं, जो मैंने कभी नहीं देखी थीं। इसलिए मुझे अनन्या के साथ रहना बहुत पसंद था और मेरे अंदर बाहर की दुनिया को देखने की एक अजीब-सी चाहत पैदा हो गई थी। अनाथालय के उन 11 सालों में हम एक दूसरे का सहारा और परिवार थे। 18 साल की उम्र में मैंने अनन्या को प्रपोज़ किया। हम दोनों ने एक ही कॉलेज में दाखिला लिया। तीसरे साल अनन्या ने कोडिंग करके अपने पहले पैसे कमाए और एक छोटा सा घर खरीदा, और तब से हमारे पास अपना एक घर था। उसी घर में हमने अपने रिश्ते की हर हद पार की। हमने सोचा था कि ग्रेजुएशन के बाद शादी करेंगे और 2 प्यारे बच्चों के साथ एक खुशहाल परिवार बनाएंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हमने 15 साल एक दूसरे का साथ दिया। अनन्या मेरी जिंदगी का हर पल थी। अगर स्वर्ग में भी अनन्या नहीं होगी तो मैं खुश नहीं रहूंगा। मुझे अचानक नेहा द्वारा बताए गए उस ड्रामा के हीरो से ईर्ष्या होने लगी। भले ही वो मर गया था, लेकिन उसने अपनी सबसे प्यारी औरत से स्वर्ग में मिलने का वादा किया था। लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था। मुझे तो ये बताने की भी हिम्मत नहीं थी कि मैं मरने वाला हूँ। अनन्या को कभी पता नहीं चलेगा कि मैं स्वर्ग में उसका इंतजार कर रहा हूँ। आर्यन भैया, आप क्यों रो रहे हैं? मैंने घबराकर हाथ उठाया और अपने आंसू पोंछ लिए। कुछ नहीं, हवा की वजह से आंखों में धूल चली गई। उस समय हवा का नामो निशान तक नहीं था। लेकिन नेहा ने मेरा झूठ नहीं पकड़ा। वो जानती थी कि मैं बाहर से जितना शांत दिख रहा हूँ, अंदर से उतना नहीं हूँ। मौत का सामना करते वक्त कौन नहीं डरता, खासकर जब मैं अभी इतना युवा हूँ। भगवान सच में नाइंसाफ है। आर्यन भैया जैसे अच्छे इंसान की जिंदगी इतनी छोटी क्यों है? आर्यन भैया, मैं आपको खबरें सुनाती हूँ। ये हमारी रोज की दिनचर्या का हिस्सा था, क्योंकि मैं देख नहीं सकता था। नेहा कुछ मज़ेदार और फनी खबरें ढूंढकर मुझे सुनाती थीं। उसने फ़ोन निकाला, स्क्रॉल किया और गला साफ करके पढ़ना शुरू किया। एक दंपत्ति ने 50 लाख की लॉटरी जीतने का सपना देखा और बंटवारे को लेकर उनमें जमकर लड़ाई हो गई। एक लड़के ने ऑनलाइन एक बड़ी उम्र की औरत से दोस्ती की और जब मिलने गया तो पता चला कि वह उसके रूममेट की माँ थी। एक लुटेरे ने 10,000 रुपये चुराए, लेकिन उल्टे एक जेबकतरे ने उसी के पैसे चुरा लिए, जिससे गुस्से में आकर उसने पुलिस में शिकायत कर दी। लगातार कुछ खबरें पढ़ने के बाद नेहा ने देखा कि मैं बस औपचारिकता से मुस्कुरा रहा हूँ। मेरे चेहरे पर कोई असली मुस्कान नहीं थी। उसे एहसास हो गया कि आज मैं बहुत उदास हूँ। आर्यन भैया, आज आपको क्या हुआ? क्या तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, बस कल रात ठीक से नींद नहीं आई। सच तो ये था कि नींद नहीं आई थी, बल्कि कल रात मैं सो ही नहीं पाया था, क्योंकि आज अनन्या और विक्रम की शादी थी। आज मेरी सबसे प्यारी औरत शादी करने जा रही थी और दूल्हा मैं नहीं था। तो क्या मैं आपको अंदर ले जाकर थोड़ा आराम करा दूं? मैंने फिर से सिर हिला दिया, जैसे मैंने कोई पक्का फैसला कर लिया हो। नेहा, क्या तुम आज अनन्या और विक्रम की शादी की लाइव स्ट्रीमिंग चला सकती हो? आर्यन भैया, आप उनकी शादी की लाइव स्ट्रीमिंग क्यों देखना चाहते हैं? नेहा ने हैरानी से पूछा,
लेकिन फिर भी उसने वही किया। पहले जब मैं शहर में था, तब सुना था कि उनकी शादी बहुत शानदार होने वाली है। सिर्फ सजावट पर करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, इसलिए देखना चाहता था। नहीं, बस ये सुनना चाहता था कि उनकी शादी कितनी आलीशान है, ताकि मेरी अपनी शादी की इच्छा भी पूरी हो जाए। नेहा एक मशहूर इन्फ्लुएंसर की लाइव स्ट्रीमिंग में गई, और क्योंकि उसे डर था कि मुझे आवाज़ साफ नहीं सुनाई देगी, उसने जानबूझकर वॉल्यूम फुल कर दिया। लाइव स्ट्रीम में जुड़े सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं आपको शहर की सबसे बड़ी टेक कंपनी की मालकिन अनन्या और विक्रम की शानदार शादी की पूरी लाइव कवरेज दिखाऊंगी। सुना है कि अनन्या मैम के पार्टनर को लेवेंडर बहुत पसंद है, इसलिए पूरी शादी का थीम हल्का बैंगनी रखा गया है। यहाँ तक कि हॉल के झूमर भी महंगे क्रिस्टल के बने हैं। एंकर बिना रुके शादी की जगह के बारे में बता रही थी। हवाई जहाज से मंगाए गए फूलों से लेकर स्टेज पर बिछी रेशमी कालीन तक उसने सब कुछ विस्तार से बताया। मैं ध्यान से सुन रहा था। मेरे दिमाग में शादी का पूरा नज़ारा बन गया था। 1 घंटे बाद सूट पहने विक्रम को शादी के हॉल के दरवाजे पर दिखाया गया। आ गए, दूल्हा दुल्हन अब स्टेज पर आने वाले हैं। दोस्तों, मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, कहीं और मत जाइएगा। विक्रम सफ़ेद सूट पहने लाल कालीन पर चलता हुआ पक्के इरादे के साथ कदम दर कदम स्टेज की ओर बढ़ रहा था। ये अजीब है, सिर्फ दूल्हा है, दुल्हन कहाँ है? और क्या इंटरनेट पर यह खबर नहीं थी कि विक्रम का सूट भी लेवेंडर थीम का होगा और उसे अनन्या मैम ने खुद डिजाइन किया है? फिर आज विक्रम ने सिर्फ एक साधारण सफेद सूट क्यों पहना है? विक्रम स्टेज के बिल्कुल बीच में पहुंचा, माइक लिया और नीचे बैठे मेहमानों की ओर देखा। दूर दूर से हमारी शादी में शामिल होने आए सभी दोस्तों और रिश्तेदारों का स्वागत है। मैं आप सभी का दिल से शुक्रगुजार हूँ। पार्टी शुरू होने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, और वो ये कि आज की शादी रद्द कर दी गई है। ये खबर सुनते ही नीचे हड़कंप मच गया। शादी के मौके पर शादी रद्द करना सुनने में ही अजीब लग रहा था। लोग आपस में बातें करने लगे। स्टेज पर दुल्हन कहीं नहीं थी, सिर्फ दूल्हा अकेला खड़ा होकर शादी रद्द होने का ऐलान कर रहा था। पक्का इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि दूल्हे का कोई चक्कर चल रहा हो और दुल्हन ने पकड़ लिया हो? फोन के सामने बैठा मैं भी सन्न रह गया। उनकी शादी रद्द कैसे हो सकती है? अनन्या शादी में क्यों नहीं आई? एक पल में मेरे दिमाग में कई सवाल आने लगे। ये शादी रद्द करने का फैसला मेरा और अनन्या का साझा फैसला है। हम दोनों के लिए शादी एक बहुत ही पवित्र बंधन है। शादी से ठीक पहले हमें एहसास हुआ कि हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। शादी में समझौता नहीं होना चाहिए, ये बात हम दोनों मानते हैं। इसलिए इससे पहले कि हम शादी के बंधन में बंधकर अंदर से अलग हो जाएं, हमने इस गलती को वक्त रहते रोकने का फैसला किया है। उसने नीचे झुककर सभी को गहरा सलाम किया और दोबारा आने के लिए शुक्रिया अदा किया। चूंकि मैंने ये कह दिया है, इसलिए इस पार्टी का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। आप सभी इस पार्टी को एक बड़ी दोस्तों की दावत समझ लीजिए। विक्रम, जब शादी रद्द करना आपका और अनन्या मैम का साझा फैसला है, तो वो यहाँ क्यों नहीं आई? इतनी बड़ी बात का सामना करने के लिए उन्होंने आपको अकेला क्यों छोड़ दिया? कल जब अनन्या फ्लाइट में चढ़ रही थी, तब उसने विक्रम को फ़ोन किया था और कहा था कि वह मुझे ढूंढने प्रोवांस जा रही है, और शादी रद्द होने की खबर उसका सहायक उसके सोशल मीडिया अकाउंट से डालेगा, ताकि सारा गुस्सा और ट्रोलिंग उस पर आए और विक्रम इस बदनामी से बच सके। लेकिन विक्रम ने मना कर दिया और कहा कि वह बेफिक्र होकर मुझे ढूंढने जाए, उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। शादी का मामला वह खुद संभाल लेगा। वह अपने प्यार के लिए ये आखिरी फ़र्ज़ निभाना चाहता था, इसलिए उसने अपना पसंदीदा सफ़ेद सूट पहना। इस ज़िंदगी में कम से कम उसने उसके साथ शादी तो कर ही ली। मेरा अनन्या के प्रति प्यार उससे कहीं ज़्यादा था, लेकिन वो भी अपने प्यार को मुझसे कम नहीं दिखाना चाहता था। आपकी बातों में उसके प्रति थोड़ी कड़वाहट है। सबसे पहले, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि मैं इसे खुद संभाल सकता हूँ। और जहाँ तक अनन्या का सवाल है, उसे एक बहुत ज़रूरी काम करना है। वो काम उसकी जान से भी ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके दोस्त के नाते मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसका पूरा साथ दूं। राहुल अपने परिवार को लेकर स्टेज पर आया ताकि विक्रम का हौसला बढ़ा सके, और जल्द ही पत्रकारों के सवालों को शांत कर दिया। विक्रम ने अपने परिवार की ओर देखा जो उसका साथ दे रहे थे। उसके दिल में गर्माहट दौड़ गई, और साथ ही उसने दिल से अनन्या के लिए दुआ की कि वो मुझे सही सलामत ढूंढ ले और हम कभी अलग ना हों। हमेशा से उसने अनन्या का मेरे प्रति प्यार देखा था। उसे लगता था कि अनन्या ने बहुत दर्द सहा है, लेकिन अब उसे पता चला कि मैंने उससे भी ज़्यादा दर्द सहा है। हमारा प्यार हमेशा से दोनों तरफ से सच्चा था। वो बस भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि इन प्रेमियों पर रहम करे और इन्हें और न सताए। लाइव स्ट्रीम ख़त्म हुई। मैं साफ देख सकता हूँ कि विक्रम अभी भी अनन्या से प्यार करता है। पुरानी कहावत सच है, दुनिया में वफादार औरतें और बेवफा मर्द ज़्यादा होते हैं। इतना कुछ होने के बाद भी वो अनन्या को बचा रहा है।
मेरे हिसाब से तो पक्का अनन्या का चक्कर कहीं और चल रहा है। वो एक धोखेबाज औरत है। आर्यन भैया, क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? इस समय मेरे दिमाग में सिर्फ अनन्या और विक्रम की शादी रद्द होने की बात चल रही थी। मैंने नेहा की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आखिर उन्होंने शादी क्यों रद्द की? क्या अनन्या को कुछ पता चल गया? आर्यन भैया, आपको क्या हुआ? क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? क्या कहा? मैं कह रही थी कि उनकी शादी रद्द होना पक्का इस बात का सबूत है कि अनन्या का चक्कर कहीं और है। वो धोखेबाज है। अचानक नेहा जोर से चीखी, जिससे मैं चौंक गया। नेहा, क्या हुआ? नेहा ने अपने सामने खड़े उस थके हुए इंसान को देखा और हैरानी से उसकी जुबान बंद हो गई। उसने कसम खाई कि वो कभी किसी के पीछे बुराई नहीं करेगी। कौन समझ सकता था कि जिसे वो बुरा भला कह रही थी, वो अचानक उसके सामने आ खड़ा होगा। वो मुझे कुछ बताने ही वाली थी कि उसने देखा कि वो इंसान सीधे आकर मुझे गले लगा रहा है, जिससे उसकी आंखें और भी बड़ी हो गईं। अचानक किसी ने मुझे गले लगाया। मुझे लगा कि ये नेहा है, लेकिन तुरंत ही मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तुम कौन हो? मुझे छोड़ो। सामने वाले ने कुछ नहीं कहा, बस मुझे और कसकर गले लगा लिया। अंधे होने की वजह से मेरा मन हमेशा घबराया हुआ रहता था। मैं छटपटाने ही वाला था कि अचानक मुझे अपनी गर्दन के पास कुछ गर्म महसूस हुआ। वो रो रहा था। मेरे दिमाग में तुरंत अनन्या का चेहरा आ गया। अनन्या। मेरा दिल घबरा गया। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई कि उसे सब पता चल गया है। मैंने घबराहट में अनन्या को धक्का दिया और मुड़कर भागने लगा। नहीं, नहीं। लेकिन 2 कदम भी नहीं दौड़ पाया कि आंखें न होने की वजह से जमीन पर गिर पड़ा। अनन्या तेजी से दौड़ी आई और प्यार से मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी आवाज में बेइंतहा यादें और शिकायतें थीं। आर्यन, तुम मुझे कब तक दूर धकेलते रहोगे? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तुम्हें शहर में, शादी के मंडप में, विक्रम के पास होना चाहिए। तुम यहाँ कैसे आए? आर्यन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मेरा प्यार एक दिन के लिए भी नहीं रुका है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे और मत धकेलो। लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इस समय अनन्या कुछ और सुनना नहीं चाहती थी। वह बस मुझसे अपने प्यार का इजहार करना चाहती थी। 3 सालों से दबी हुई यादें और प्यार इस पल फूट पड़े। मैंने हाथ उठाकर अनन्या को कसकर गले लगा लिया। मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। लेकिन मैं मरने वाला हूँ। अनन्या, मैं मरने वाला हूँ। मैं हमेशा उसके साथ नहीं रह सकता। मैं नहीं चाहता कि अनन्या मुझे मरते हुए देखे, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद वो जिंदगी भर पछतावे और यादों में जिए। अनन्या ने प्यार से मेरे चेहरे को छुआ और मेरे आंसू पोंछे। आर्यन, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगी। आज के बाद, चाहे स्वर्ग हो या नर्क, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। यह कहकर उसने मुझे गोद में उठा लिया। रास्ते में ही उसने दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टरों से संपर्क कर लिया था। वो मौत के देवता से मेरी जान छीन कर लाने वाली थी। अनन्या मुझे सहारा देकर कार में बैठाया और हम जल्द ही अस्पताल पहुंच गए। जांच के बाद डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट देखते हुए लगातार आहें भरीं। इनके शरीर के सभी अंग पूरी तरह से खराब हो चुके हैं और लंबे समय तक अनजान दवाएं लेने की वजह से गंभीर बीमारियां हो गई हैं। इनका आज तक जिंदा रहना ही एक चमत्कार है। अनन्या को यकीन नहीं हुआ। उसने डॉक्टर के हाथ से रिपोर्ट छीन ली। क्या आप लोग सबसे बेहतरीन तकनीक होने का दावा नहीं करते? अगर इसे बचाया जा सकता है तो पैसे की कोई समस्या नहीं है। मैम, इस मरीज के शरीर के लिए माफ कीजिएगा, लेकिन हम सच में कुछ नहीं कर सकते। इनका शरीर अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। और कभी भी डॉक्टर की अधूरी बात का मतलब वहां मौजूद सभी लोग समझ गए। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम खुद बेकार हो और आर्यन को बद्दुआ दे रहे हो। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था। मैंने हाथ बढ़ाया और अनन्या को पुकारा। अनन्या। अनन्या ने तुरंत डॉक्टर को छोड़ा, मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़ लिया। आर्यन, मैं यहाँ हूँ। अनन्या, मुझे वापस ले चलो। मुझे अपने शरीर का पता है। तुम डॉक्टर को और परेशान मत करो। आर्यन, तुम इसकी बकवास मत सुनो। तुम बिल्कुल स्वस्थ हो। तुम पक्का 100 साल तक जिंदा रहोगे। अनन्या, मुझे वापस ले चलो। मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी के आखिरी पल किसी अस्पताल में बीतें। आर्यन, मेरी बात मानो। यह अस्पताल बेकार है। मैं तुम्हें किसी और अस्पताल ले चलती हूँ। अनन्या, तुम खुद को और धोखा मत दो। मरने से पहले तुम्हें एक आखिरी बार देख लेना और तुम्हारे चेहरे को छू लेना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अनन्या ने हार नहीं मानी और मुझे एक और अस्पताल ले गई, लेकिन वहां भी जवाब वही मिला। मेरे शरीर की सभी क्षमताएं अपनी आखिरी हद पर थीं और मैं कभी भी मर सकता था। मेरी जिद के आगे झुककर अनन्या मुझे वापस लेवेंडर फूलों के खेत के बाहर बने उस लकड़ी के घर में ले आई। रास्ते भर अनन्या बहुत असुरक्षित महसूस कर रही थी। उसने मुझे अपनी बाहों में पकड़ रखा था और पलकें तक नहीं झपका रही थी।
उसे डर था कि अगले ही पल मैं चुपचाप अपनी आंखें बंद करके हमेशा के लिए चला जाऊंगा। उसकी घबराहट को महसूस करके मैंने हाथ बढ़ाया, उसकी बाह को छूते हुए उसके चेहरे तक पहुंचा और उसे तसल्ली देते हुए कहा, अनन्या, डरो मत। अनन्या की आंखें लाल हो गईं। उसने अपना चेहरा मेरी गर्दन में छिपा लिया। आर्यन, तुम इतने पागल क्यों हो? मैं खुद मर जाती, लेकिन तुम्हें मेरी वजह से इस हालत में नहीं देखना चाहती थी। अनन्या, अगर 3 साल पहले हमारी जगहें आपस में बदल जाती तो तुम क्या करती? अनन्या ने इस सवाल के बारे में गंभीरता से सोचा और अंत में उसके दिमाग में सिर्फ एक ही जवाब आया। अगर 3 साल पहले वाकई हमारी जगहें बदल जाती तो शायद वो भी वही फैसला लेती, क्योंकि हमारा एक दूसरे के प्रति प्यार हमारी अपनी जान से कहीं बढ़कर था। मैं पक्का तुम्हारी तरह इतनी पागल नहीं होती। मैं तुमसे शादी कर लेती और तुम्हारे मरने के कुछ साल बाद तुम्हें भूलकर दोबारा शादी कर लेती। अनन्या, तुम सच में बहुत बुरी हो। अगर मुझे ये पता होता तो मैं तुम्हें नहीं बचाता। आर्यन, तुम्हें मुझे नहीं बचाना चाहिए था। लेकिन अनन्या, मैं नहीं चाहता कि तुम मरो। मैं चाहता हूं कि तुम इस दुनिया में सुरक्षित और स्वस्थ रहो। आर्यन, तुम्हारे बिना इस दुनिया में मेरे जिंदा रहने का क्या मतलब है? यही वो बात थी जिससे मैं सबसे ज्यादा डरता था। इसलिए मैंने कभी अनन्या को सच नहीं बताया। अनन्या, मुझे वादा करो, भले ही मैं मर जाऊं, तुम इस दुनिया में अच्छे से जिंदा रहोगी। मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि तुम मेरे लिए 3 साल शोक मनाओ, लेकिन 3 साल बाद तुम्हें विक्रम से शादी करनी होगी और अपना परिवार बसाना होगा। मुझे इस हालत में देखकर भी मैं उसकी फिक्र कर रहा था। अनन्या की आंखों में भरे आंसू छलक पड़े। आर्यन, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी ये बात कितनी क्रूर है, कि मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखूं और फिर किसी और से शादी करके बच्चे पैदा करूं? मैंने अनन्या का हाथ कसकर पकड़ा। अनन्या, मरने से पहले ये मेरी आखिरी इच्छा है। तुम्हें मुझे वादा करना ही होगा। आर्यन, इसके अलावा तुम जो भी कहोगे मैं वो मान लूंगी। सच जानने के उसी पल से वो ये फैसला कर चुकी थी कि अब से वो मेरे साथ जिएगी और मेरे साथ मरेगी। हमने पहले वादा किया था कि मुझे जिंदगी भर तुम्हारी रक्षा करनी है, लेकिन अब मैं तुम्हारी रक्षा तो कर नहीं पाई, उल्टे तुम्हें मेरी वजह से इतना दर्द सहना पड़ा। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? आर्यन, चाहे नर्क जाना हो या स्वर्ग, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। उसकी बेजान आंखों से आंसू एक एक करके गिर रहे थे। तुम इतने पागल क्यों हो? तुम्हें ऐसा क्यों करना पड़ा? कोई भी मुझे पागल कह सकता है, लेकिन तुम नहीं, क्योंकि तुम मुझसे हजार लाख गुना ज्यादा पागल हो। मेरे दिल में मिठास के साथ साथ एक गहरी हताशा थी, क्योंकि मैं जानता था कि मैं किसी भी हालत में अनन्या का फैसला नहीं बदल सकता। अनन्या सच में मेरे साथ मरने का इरादा कर चुकी थी, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि वो मरे। अनन्या, जब तुम्हें पता है कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया, तो तुम्हें मेरी मेहनत को बेकार नहीं जाने देना चाहिए। तुम्हें मेरी इस उम्मीद के साथ अच्छे से जीना चाहिए, मेरी आंखों के जरिए इस दुनिया को देखना चाहिए। लेकिन मैं जो भी कहता, अनन्या टस से मस नहीं होती। वो मानती ही नहीं थी। जब हम दोनों लकड़ी के घर पहुंचे तो अनन्या ने कार से उतरते वक्त मेरा हाथ पकड़ना चाहा। मैंने गुस्से में उसका हाथ नहीं पकड़ा। अनन्या को गुस्सा नहीं आया। इस समय मेरा गुस्सा उसे उस पुराने हंसमुख आर्यन जैसा लगा। वो सीधे मुझे सहारा देकर घर के अंदर ले आई और बिस्तर पर लिटा दिया। मैं बिस्तर पर बैठा और तुरंत अपने घुटनों को गले लगाकर सिकुड़ गया और नेहा को पुकारने लगा। यहाँ सिर्फ एक ही कमरा था। मैंने नेहा को होटल में रहने का इंतजाम कर दिया था। अब पूरे घर में सिर्फ हम दोनों थे। वो पानी लेकर आई ताकि मेरा मुंह धुला सके, लेकिन मैंने साथ नहीं दिया और उल्टे पानी का बेसिन लात मारकर गिरा दिया। अनन्या ने बहुत सब्र से कमरे को साफ किया और दोबारा पानी लाकर मुझे साफ किया। जब उसकी उंगलियां मेरी हथेलियों पर बने उन छोटे छोटे निशानों को छू गईं, तो उसे वे सारे पल याद आ गए जब उसने मुझे चोट पहुंचाई थी। वो मेरे सामने एक घुटने पर बैठ गई और झुककर प्यार से मेरी हथेली को चूम लिया। यह उसका समर्पण भी था और पछतावा भी। आर्यन, मुझे माफ कर दो। उस समय मैं अपनी बेवकूफ़ी और ईर्ष्या में अंधी हो गई थी। इन 3 सालों में जब तुम मेरे पास नहीं थे, मैंने एक पल के लिए भी तुम्हें नहीं भुलाया। मैं तुम्हें ढूंढने आना चाहती थी, लेकिन मुझे डर था कि कहीं मैं तुम्हें और रिया को साथ देख लूं। उस साल तुम दोनों ने जो नाटक किया था, वो लंबे समय तक मेरे बुरे सपनों का हिस्सा बना रहा। बाद में जब तुम दोबारा मेरे सामने आए और उस सीपियों के हार को लेकर मुझसे पैसे मांगने लगे, तो मैं खुश भी थी और नाराज भी। खुश इस बात से कि तुमने मेरा दिया हुआ हार अभी तक संभाल कर रखा था, और नाराज इस बात पर कि तुम सिर्फ 30,000 रुपए के लिए उसे मुझे वापस करने वाले थे। मैंने गुस्से में आकर तुम्हें चोट पहुंचाने वाले कई बेवकूफ़ी भरे काम किए। आर्यन, हमारे पास बहुत कम समय बचा है। क्या तुम पक्का अपने आखिरी वक्त में भी मुझसे नाराज रहना चाहते हो? अनन्या, तुम्हें भी पता है कि मेरे पास समय कम है। मैं बस तुमसे अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने की विनती करता हूँ।
अच्छे से जीना। लेकिन मैं नहीं चाहती। आर्यन, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे बिना इन 3 सालों में मैंने कितना दर्द सहा है। अनन्या की आवाज़ सुनकर आखिरकार मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने हाथ बढ़ाया उसे उठाने के लिए, लेकिन मेरा हाथ उसके गीले गालों से टकरा गया। वो फिर से रो रही थी। मेरा दिल पिघल गया। मैंने टटोलते हुए अनन्या का हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। अनन्या, किस्मत ने हमारे साथ पहले ही बहुत नाइंसाफ़ी की है। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे एक बार हराया और तुम्हारी जान बचाई। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे हारने मत दो। ये पहली बार था जब मैंने किस्मत की नाइंसाफ़ी पर गुस्सा निकाला, जिसने हमारी ज़िंदगी को इतना मुश्किल बना दिया। अनन्या मान गई, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं जीतूं, कि मैं इस बेइंसाफ़ किस्मत को हरा दूं। उसने मुझे वादा किया कि वो अच्छे से जिएगी, भले ही जिंदा रहने में कितना भी दर्द हो। दोनों ने 3 सालों बाद पहली बार एक दूसरे को गले लगाकर रात बिताई। मैं गहरी नींद में सो गया, लेकिन अनन्या ज्यादा देर तक नहीं सोई। वो थोड़ी थोड़ी देर में अपनी बाहों में सोए मुझे देखती, ताकि ये पक्का कर सके कि मैं गायब तो नहीं हो गया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली, तो मुझे अपने माथे पर एक चुंबन महसूस हुआ। मेरे होठों पर अपने आप एक मुस्कान आ गई। ये वो पल था जिसका मुझे हमेशा से इंतजार था। हर सुबह अपने प्यार की बाहों में जागना, भले ही कल दुनिया खत्म होने वाली हो। मुझे उसका सामना करने की हिम्मत थी। तभी मैंने अनन्या को अपने कान के पास कहते हुए सुना, आर्यन, चलो शादी कर लें। तुम पर मेरी एक शादी का कर्ज है। लेकिन मैं कोई लेकिन वेकिन नहीं। तुम्हें बस हाँ कहना है। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मुझे मंजूर है। मेरी ज़िंदगी में सच में बहुत कम समय बचा था, और अब से मैं एक भी पल बर्बाद नहीं करना चाहता था। उठने के बाद अनन्या ने खुद नाश्ता बनाया। खाने के बाद हमने वहीं स्थानीय रूप से शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया। दोपहर तक अनन्या द्वारा खुद डिज़ाइन किया गया सूट हवाई जहाज़ से आ गया। मैंने हाथ बढ़ाकर सूट पर बने डिज़ाइन को छुआ और अनजाने में पूछ बैठा, क्या यह विक्रम वाला सूट है? हाँ भी और नहीं भी। डिज़ाइन वैसा ही है जैसा विक्रम ने ट्रायल के समय पहना था, लेकिन यह सूट मैंने अपने हाथों से सिला है। जब मैंने ये सूट डिज़ाइन किया था, तो मेरे दिमाग में सिर्फ तुम्हारा चेहरा था। इसलिए मैंने 2 सूट बनवाए। एक डिज़ाइन करके दर्जी से बनवाया, और ये दूसरा मैंने खुद अपने हाथों से बनाया। आर्यन, चलो मैं तुम्हें ये पहनाती हूँ। हमारी शादी बहुत साधारण थी। लेवेंडर के बेइंतहा बैंगनी फूलों के खेतों के बीच सहायक और नेहा ने मेज़बान की भूमिका निभाई। क्या दुल्हन अनन्या, आप आर्यन से शादी करने और उनके साथ विवाह के बंधन में बंधने के लिए तैयार हैं? चाहे वो बीमार हों या स्वस्थ, गरीब हों या अमीर, या कोई भी कारण हो। क्या आप उनसे प्यार करेंगी, उनकी देखभाल करेंगी, उनका सम्मान करेंगी, उन्हें अपनाएंगी और जीवन के अंत तक हमेशा उनकी वफादार रहेंगी? अनन्या ने सामने सूट पहने मेरी ओर देखा और जोर से चिल्लाई, मुझे मंजूर है। क्या दूल्हे आर्यन, आप अनन्या को अपनी पत्नी के रूप में अपनाने और उनके साथ विवाह के बंधन में बंधने के लिए तैयार हैं? चाहे वो बीमार हों या स्वस्थ, गरीब हों या अमीर, या कोई भी कारण हो। क्या आप उनसे प्यार करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, उन्हें अपनाएंगे और जीवन के अंत तक हमेशा उनके वफादार रहेंगे? मेरे होठों पर मुस्कान थी, लेकिन मेरी आंखों में आंसू भरे थे। मुझे मंजूर है। अब दूल्हा दुल्हन को चूम सकता है। शादी के बाद मेरा शरीर दिन ब दिन कमज़ोर होता गया। अक्सर मैं पूरा दिन सोया रहता था, और जब भी ऐसा होता, अनन्या एक मूर्ति की तरह बिल्कुल स्थिर होकर मेरे पास बैठी रहती। जब तक कि मैं दोबारा आंखें नहीं खोल लेता, तब तक वो जैसे जिंदा ही नहीं होती थी। जब मैं होश में होता, तो मेरा सबसे पसंदीदा काम यही होता कि अनन्या मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर लेवेंडर के खेतों में ले जाए, जहां मैं फूलों की खुशबू सूंघता और प्रकृति को महसूस करता। अनन्या, मुझे बहुत नींद आ रही है। अनन्या ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा। उसकी आवाज़ में एक हल्की सी कंपन थी। तो सो जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन इस पल मैं जिद में आंखें बंद नहीं करना चाहता था। शायद मरते वक्त इंसान को सच में आभास हो जाता है। मुझे पता था कि अगर मैंने अब आंखें बंद की, तो मैं कभी नहीं जागूंगा। मैंने हाथ उठाया और प्यार से अनन्या के चेहरे को छुआ। मैं उसके चेहरे को हमेशा के लिए अपने दिमाग में बसा लेना चाहता था। अनन्या, मैंने सुना है कि अच्छे लोग मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं, जहाँ कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, बस हमेशा की खुशियाँ हैं। तुम बताओ, क्या मैं स्वर्ग जा पाऊंगा? अनन्या की आंखें लाल हो गईं। हाँ, आर्यन, तुम स्वर्ग में बहुत खुशी से रहोगे। अनन्या, इस बार मैं पहले स्वर्ग जाकर तुम्हारा इंतजार करूंगा, और जब तुम्हारा समय पूरा हो जाए, तो तुम मुझे ढूंढने आ जाना। ठीक है? ठीक है आर्यन, मैं पक्का तुम्हें ढूंढने आऊंगी। मेरे होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। मेरे और मेरे प्यार के बीच भी अब स्वर्ग में मिलने का एक वादा था। मैं स्वर्ग में हमेशा उससे प्यार करूंगा और हमेशा उसका इंतजार करूंगा।
मेरी उँगलियाँ अनन्या के चेहरे से फिसल गईं। इस बार मैं दोबारा नहीं जागा। मेरा शरीर अनन्या की बाहों में धीरे-धीरे ठंडा पड़ता गया। अनन्या ने मुझे कसकर गले लगाए रखा। आर्यन, मुझे माफ़ करना। मैं वो वादा नहीं निभा पाई जो मैंने तुमसे किया था। अनन्या ने पहले से तैयार रखी दवाइयाँ निकालीं और खा लीं। आर्यन, अब मैं स्वर्ग आ रही हूँ तुम्हें ढूँढने। तुमने मुझे एक बार धोखा दिया था, अब मैं तुम्हें एक बार धोखा दे रही हूँ। हम दोनों बराबर हो गए। जब मैं स्वर्ग आऊँगी तो तुम मुझसे नाराज़ मत होना, भले ही तुम नाराज़ हो जाना। बस मुझे अपने पास रहने देना। हवा का एक झोंका आया और अनन्या और मेरा शरीर एक साथ लेवेंडर के फूलों के खेत में गिर पड़ा। हम दोनों के चेहरों पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। आखिरकार अब हम हमेशा, हमेशा के लिए एक साथ थे। जब सहायक और नेहा वहां पहुंचे तो हमारे शरीर पूरी तरह से ठंडे पड़ चुके थे। उन्होंने अनन्या और मेरे शव को संभाला और हमारी आखिरी इच्छा के अनुसार अंतिम संस्कार के बाद हमारी राख को लेवेंडर के खेतों में बिखेर दिया। नेहा की आंखों में आंसू थे। सहायक जी, क्या आपको लगता है कि आर्यन भैया और अनन्या मैम अगले जन्म में कैसे होंगे?